नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा, जो कि अपने फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक है पीजी का। तो अपने जो पहले अपन सिलेबस देख लेते हैं लीनियर अलजेब्रा का। तो सिलेबस में अपने है वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। दूसरा है अपने पास में लीनियर कॉम्बिनेशन, और फिर है बेसिस, डायमेंशन और क्वेश्चन स्पेस। उसके बाद में अपने पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और रैंक, नलिटी। और उसके बाद में अपने पास में है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और केले हैमिल्टन थ्योरम। तो अपन इसको आज के इस वीडियो में पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और साथ में इस वीडियो में अपन जो अपने फर्स्ट ग्रेड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो उन सबका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें थोड़े जो मैट्रिक्स है उनके बारे में जान लेते हैं। मैट्रिक्स वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इनमें अपन सिर्फ डेफिनेशन का अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स है उनके देख लेते हैं। तो पहला है आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स, जिसको अपन प्रोजेक्शन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब ए स्क्वायर बराबर किसके आ जाए, ए के, यानी किसी भी मैट्रिक्स को खुद से गुणा किया जाए और वो ए के बराबर आ जाए, तो अपन उसको बोलते हैं आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग सम मैट्रिक्स। अब देखो, जब आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लोगे तो यहाँ से अपने पास में जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा या तो जीरो होगा या वन होगा। यानी आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट या तो जीरो होगा या वन होगा। उसके बाद में आता है अपने पास में इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, जिसको अपन रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हिंदी में इसको अंतर्वलनीय मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी ए स्क्वायर बराबर किसके आ जाए, आई। आई क्या होता है यहाँ पे, आइडेंटी मैट्रिक्स। यदि एन क्रॉस एन का जो भी है, अगर दो क्रॉस दो का है तो दो क्रॉस दो का आइडेंटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तीन क्रॉस तीन का है तो तीन के बराबर है। दोनों तरफ अपन डिटर्मिनेंट लेंगे तो अपने को पता ही है कि आइडेंटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वन। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस वन। यानी अंतर्वलनीय मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, प्लस माइनस वन। उसके बाद में अपने पास में अगली जो मैट्रिक्स आती है वो आती है नील पोटेंट मैट्रिक्स, शून्यक मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स की यदि कोई पावर m है वो किसके बराबर आ जाए, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। यहाँ पे जीरो क्या है, n क्रॉस n का क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो उसको अपन बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। और ये मिनिमम m होता है, इसको अपन बोलते हैं इंडेक्स। यानी जो सबसे छोटा m जिसके लिए अपने पास में एक ही पावर m क्या हो रहा है, जीरो, उसको अपन बोलते हैं इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यदि ए का और बी का अपने को दोनों का योग कर रहे हैं और उसका इंडेक्स होता है, वो हमेशा इंडेक्स ए प्लस इंडेक्स बी माइनस वन के या तो इससे बराबर होगा या इससे छोटा होगा। यानी ए प्लस बी का मतलब है दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हो, और यहाँ पे इंडेक्स ए का मतलब है ए का जो इंडेक्स, और बी इंडेक्स बी का मतलब है बी का जो इंडेक्स। और यदि गुणा कर रहे हो तो वो अपने पास में हमेशा छोटा होता है मिनिमम ऑफ इंडेक्स ए और इंडेक्स बी से। और जो नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपने पास में आता है नील पोटेंट मैट्रिक्स के बाद में जो नेक्स्ट जो अपने पास मैट्रिक्स आता है वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं एकिक मैट्रिक्स। तो ये अपने पास में यदि ए थीटा बराबर हो, ए थीटा ए बराबर आई। ए थीटा का मतलब, ए थीटा का मतलब है मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट, और उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी जो भी अपने पास में मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट। यानी जो भी अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सबका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट। जैसे मान लो यदि कोई एलिमेंट है वन प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, वन माइनस आयोटा। फिर उसका क्या कर लेंगे अपन, पहले तो अपन इसका, उसके बाद में उसका क्या कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स ले लेंगे। तो उसको अपन बोलते हैं ए थीटा मैट्रिक्स। यदि यहाँ पे डिटर्मिनेंट चेक करते हैं अपन, तो जो ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो यूनिट मॉडुलस होता है। यूनिट मॉडुलस का मतलब ये है कि जो भी अपने पास में ये कोई समीशन नंबर आएगा उसका जो मॉडुलस मापांक है वो कितना होगा, वन होगा। ठीक है। और यदि रियल के अंदर अपन देखते हैं तो उसको अपन बोलते हैं ए डैश बराबर ए डैश ए। ए डैश का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, उससे अगर गुणा करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तो अपन उसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, इसके अंदर रियल के अंदर। और कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन क्या ले लेते हैं, इसका पहले कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट होता है वो होता है प्लस माइनस वन, इसके अंदर, रियल के अंदर, क्योंकि रियल के अंदर मॉडुलस प्लस वन का या तो बनाएगा या माइनस वन का बनाएगा। बाकी कोई भी संख्या लोगे तो उनका मॉडुलस वन के बराबर नहीं आएगा। इसके बाद में आता है नॉर्मल मैट्रिक्स। तो नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है, ए थीटा बराबर किसके हो, ए थीटा ए। यानी इसको पहले गुणा कर दो या बाद में गुणा कर दो, दोनों की वैल्यू बराबर यानी कम्यूटेटिव हो, तो उसको ऊपर बोलते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है
वो अपने पास में किसके बराबर होता है, ए के बराबर। स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ए के बराबर, तो उसको अपन बोल देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर ए थीटा किसके बराबर होता है, ए के, तो उसको हर्मिशियन बोल देते हैं। ए थीटा माइनस ए के बराबर होता है तो उसको स्क्यू हर्मिशियन अपन बोल देते हैं। ये आपने मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा, तो ये आगे काम आता है थोड़ा बहुत, इसलिए अपन ने इनकी डेफिनेशन यहाँ पे देखी। अब आता है अपना टॉपिक सिलेबस का पहला कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक क्या होता है, ए नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है इफ ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन से ग्रेटर देन, जितने भी ऑर्डर हैं वो क्या हो जाए, वेनिस। वेनिस का मतलब उनका डिटर्मिनेंट लेते हो आप तो वो कितना आता है, 0 आता है। यानी या तो आर प्लस वन या इससे ज़्यादा जितने भी माइनर है उनका सबका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो, यानी ऑर्डर आर का जो भी अपने पास में माइनर बनेगा उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो उसको अपन बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एटलीस्ट वन का मतलब है कि कम से कम एक भी मिल गया तो अपन उसको बोल देंगे कि ये इसका रैंक है। अब कुछ इस रैंक की बेसिक प्रॉपर्टी है तो वो अपन देख लेते हैं। रैंक ऑफ ए इज डिनोटेड बाई पी ए, पी ए से इसको डिनोट करते हैं। पी ए जो होता है वो हमेशा होता है मिनिमम ऑफ एम और एन। यदि एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो एम और एन में से जो सबसे छोटा है उससे हमेशा या तो कम होगी या उसके बराबर होगी किसी भी मैट्रिक्स की रैंक। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसके लिए मैट्रिक्स का जो रैंक है वो एक के बराबर हो सकता है या एक से बड़ा होगा हमेशा, और ये इंटीजर नंबर होता है हमेशा। और यदि इसकी रैंक किसी भी मैट्रिक्स की 0 है इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसी है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसकी सारी एंट्री क्या है, 0 है। तो ये आप इजीली वैसे भी देख सकते हो। मान लीजिए अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स है, यदि ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो इसकी जो रैंक होगी वो हमेशा 3 के बराबर होगी या 3 से छोटी होगी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा क्या, रैंक की वैल्यू अगर नॉन जीरो, कोई भी एंट्री नॉन जीरो आ गई, मान लो ये 1 आ गया तो अपने पास में ये 1 क्रॉस 1 की जो मैट्रिक्स मिल रही है ये क्या है, नॉन जीरो है ना, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा किससे होती है, 1 के बराबर हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है। और यदि 0 है इसका मतलब इसकी सारी एंट्री क्या है, 0 है, तभी अपने पास में इसकी वैल्यू 0 आ सकती है। क्योंकि कोई भी एक एंट्री नॉन जीरो हो गई तो अपने को एक माइनर मिल गया जिसकी वैल्यू अपने पास में क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब उसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो कम से कम 1 या 1 से ज़्यादा होगी। यदि 0 है इसका मतलब वो नल मैट्रिक्स होगा। तो बस अपने को जो भी मैट्रिक्स अपने को दी हुई होती है उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तब तो अपने पास में उसकी रैंक क्या हो जाएगी। यदि अपने पास में ये m गुणा n का मैट्रिक्स, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, इसका आपने डिटर्मिनेंट चेक किया, ये डिटर्मिनेंट ही नॉन जीरो है, इसका मतलब अपने को n क्रॉस n का माइनर ही मिल गया जो क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, n। यदि डिटर्मिनेंट जीरो है तो इससे छोटे जो मैट्रिक्स हैं उन पे अपन चेक करेंगे कि कौन सा नॉन जीरो हो रहा है। तो इस तरीके से अपन चेक करते जाएंगे। वैसे इसको रैंक निकालने के अपने पास में 2-3 तरीके हैं, तो वो अपन आगे सीखते हैं कि रैंक किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यदि डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि उसकी जो रैंक है वो उसकी जो कोटि है उससे क्या होगी, कम होगी। और यदि नॉन जीरो है इसका मतलब उसके बराबर होगी। तो देखिए, एक होती है इक्लियन फॉर्म। तो इक्लियन फॉर्म क्या होती है, रो की जो ऑल एंट्री 0 है वो लाइज बिलो नॉन जीरो रो, यानी ऊपर जो रो होगी जिसकी सारी एंट्री 0 है वो सबसे नीचे नीचे होगी, और ऊपर होगी जो रो उनकी, यदि उसमें नॉन जीरो एंट्री है वो वाली रो तो ऊपर होगी, और जिनकी सारी एंट्री 0 है वो सबसे नीचे होगी। और ऊपर वाली रो के अंदर अपने पास में जो स्टार्टिंग में 0 है वो हमेशा कम होंगे, और उसके जो जस्ट नीचे जो अपने पास में रो है उसके अंदर अपने पास में 0 है वो बढ़ते जाएंगे। तो अपने जो नॉन जीरो रो अपने पास में होती है वो इस मैट्रिक्स की क्या कहलाती है, रैंक कहलाती है। अब अपने एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये कैसे निकालते हैं। तो इक्लियन फॉर्म के लिए कोई भी अपने को मैट्रिक्स दे रखा है, मान लीजिए ये अपने पास में एग्जांपल है, इसको अपने को सोल्व करना है। तो देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, यानी किसी भी रो के अंदर अपने पास मान लो कोई भी रो है, जैसे R2 है तो इसमें अपन कोई भी ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं R2 में से कोई भी, या तो रो इसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या उन रो को किसी कॉन्स्टेंट से गुणा करके अपन इसमें कर सकते हैं। तो इक्लियन फॉर्म में करने के लिए अपने पास में क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। जो भी मैट्रिक्स होती है उसमें अपने क्या करते हैं, ये पहले वाली जो है, तो पहले वाली जो अपने पास में रो है इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, नीचे वाले को 0 करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला भी 0 कर देंगे, ये 0 कर देंगे। जब ये 0 हो जाएगी तो फिर अपने पास में जो अपन दूसरी रो है इसकी सहायता से अपन तीसरे चौथे पाँचवें इनकी सेकंड एंट्री है उसको 0 करने का सोचते हैं। ऐसे ये 0 आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट में जब ये इक्लोन फॉर्म में चेंज हो जाएगी पूरा, तो अपने पास में क्या होगा, ऊपर तो आएगी नॉन जीरो वाली, उसके बाद में मान लो जैसे ये पहला 0 है तो फिर ये नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी। इससे अगली में क्या होगी, इससे ज़्यादा 0 होंगे या इसके बराबर होंगे, फिर ये नॉन जीरो एंट्री आ गई, फिर आगे इसके वाले में और 0, तो ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो फिर अपने पास में जो भी अपने पास में रो है जिनके अंदर क्या है, नॉन जीरो नंबर है,
तो वो उसकी मैट्रिक्स, यदि मान लो 3 में है तो उस रैंक कितनी हो जाएगी 3, और यदि 4 में है तो रैंक कितनी हो जाएगी 4। तो बस ये अपने को चेक करना है। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट रो की सहायता से अपन क्या करते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का पहला एलिमेंट है उसको जीरो कर देते हैं। तो पहली यदि रो के अंदर अपन दूसरी रो में ऑपरेशन कौन सा लगाते हैं कि पहली रो को 2 से गुणा करके अगर अपन दूसरे में जोड़ देते हैं तो अपने पास में पहली एंट्री जीरो हो जाएगी। ऐसे ही तीसरी रो के अंदर अपन पहली रो को 3 से गुणा करके घटा देते हैं तो अपने पास में पहली एंट्री जीरो हो जाएगी। ऐसे ही चौथी के अंदर अपन क्या करेंगे, पहली जो अपने पास में है उसको अपन 2 से गुणा करेंगे और उससे घटा देंगे तो अपने पास में ये एंट्री जीरो हो जाएगी। तो आप देखोगे कि थर्ड जो है अपने पास में, ये जो फोर्थ रो है वो पूरी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, क्योंकि आप इसको 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, यानी सेम ही रो हो जाएगी। तो इसकी सारी एंट्री कितनी हो गई, जीरो। ये सबसे नीचे नीचे है। अब इसके बाद में देखिए, दूसरी और तीसरी के अंदर अपन एक सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क है, कॉन्स्टेंट का। तो यदि अपन दूसरे और तीसरे को जोड़ देते हैं तो अपने पास में तीसरी रो है, तीसरी रो के अंदर अपन क्या कर देते हैं, R3 के अंदर ऑपरेशन कौन सा लगा देते हैं, R3 + R2। तो इसकी भी सारी एंट्री कितनी हो गई, जीरो। तो अपने पास में अब देखिए, अब पहले और दूसरे में अपन नॉन पूरी को जीरो नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई, क्योंकि आप जब भी करोगे इसमें तो अपने पास में ये दोनों रो गायब नहीं होंगी। तो अपने पास में नॉन जीरो रो कितनी हो गई, 2। नॉन जीरो रो कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट अपने पास में है कि यदि अपने पास में AN × N का कोई भी मैट्रिक्स है तो अपने पास में आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स की रैंक पूछे तो आप क्या कर सकते हो कि रैंक ऑफ जो अपने पास में A की N है तो अपने पास में एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसकी भी कितनी होगी, N। यदि A की रैंक है वो N-1 है तो एडजॉइंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 1। और N-2 के बराबर है या इससे छोटी है A की रैंक तो अपने पास में एडजॉइंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 0। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि रिजल्ट फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार, फर्स्ट ग्रेड में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये रिजल्ट आया हुआ है, कई बार इस रिजल्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये रिजल्ट आप ध्यान में रखें। अब आता है नलिटी। किसी भी यदि मैट्रिक्स की अपने को नलिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है उनमें से अपन रैंक ऑफ मैट्रिक्स घटा देंगे और उसके सहायता से बता देंगे कि इसकी नलिटी इतनी है। उसके बाद में आता है नलिटी ऑफ A की पावर k, वो हमेशा छोटी होती है k गुणा नलिटी ऑफ A, यानी मैट्रिक्स A की नलिटी। तो ये आप रिजल्ट ध्यान में रखें। इसके बाद में आता है अपने पास में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। यदि किसी कोई भी अपने पास में मैट्रिक्स है A तो अपने पास में अपन क्या करेंगे, A - λI, इसका क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट, और उसको 0 के बराबर रखेंगे तो इसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A। भाई A अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ होगा उसमें -λ - I का मतलब क्या है, लैम्डा जो विकर्ण वाले अवयव है उससे गुणा लैम्डा हो जाएगा, बाकी सारे कितने होंगे, 0। जैसे 3 × 3 की है तो ये, तो अपने पास में इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर इसका क्या निकाल लेंगे अपन, डिटर्मिनेंट, और उसको 0 के बराबर रखेंगे तो वो अपने पास में हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसको अपन बोलते हैं, इसके जो भी अपने पास में रूट होंगे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, भाई अपने पास में ये अगर n लैम्डा की पावर n, यानी लैम्डा के अंदर ये n घात का पॉलिनोमियल है तो इसके n रूट अपने को मिल सकते हैं। अब उसमें से कितने वास्तविक होंगे कितने काल्पनिक होंगे वो अपन उसमें से देख लेंगे। तो जो भी वास्तविक नंबर है अपने पास में, इसके जो वास्तविक रूट है उसको अपन बोलते हैं आइगन वैल्यू, या उनको बोलते हैं लेटेंट वैल्यू या प्रॉपर वैल्यू। और अपने पास में A - λI x बराबर 0, यानी कि x यहाँ पे क्या है, कोई भी वेक्टर है, तो यानी A - λI को x से गुणा करें वो 0 के बराबर आ जाए, या AX बराबर λx है, यानी अपन A को x से गुणा करें वो किसके बराबर आ जाए, λx। लैम्डा यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यू। तो इस x को अपन क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर या प्रॉपर वेक्टर या अपने पास में लेटेंट वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको तो बस एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना आना चाहिए और एक अपने पास में ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसका यूज करके अपन क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ ए। स्पेक्ट्रम ऑफ ए क्या होता है, इसके जितने भी डिस्टिंक्ट जो आइगन वैल्यू है उनका जो सेट है वो अपने पास में क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ ए। अब आता है कि यदि अपने पास में लेमडा, λ1, λn क्या है, आइगन वैल्यू है, तो स्पेक्ट्रम की जो रेडियस है वो क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ λi का मॉडुलस। यानी जो जितने भी अपने पास में आइगन वैल्यू है इनका सबका मॉडुलस निकाल लोगे और जो सबसे मैक्सिमम है उसका अपने पास में क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम की क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो कभी भी आपको रेडियस पूछे तो जितनी भी आइगन वैल्यू को निकाल लो और उनमें जो अपने पास में आइगन वैल्यू है उनका सबका मॉडुलस ले लो, और उसमें जो सबसे अधिकतम है, जैसे मान लीजिए अपने पास में 1, 2, -5 है, अब इन सबका मॉडुलस लोगे तो देखो -5 का जो मॉडुलस क्या आएगा, +5, तो +5 बड़ा है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, +5। तो सब आइगन वैल्यू का जो मॉडुलस है उसका जो सबसे मैक्सिमम होता है वो किसके बराबर होता है, स्पेक्ट्रम का रेडियस होता है। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी द नंबर ऑफ टाइम एन आइगन वैल्यू रिपीट्स इज कॉल्ड एम। यानी जितनी बार कोई भी आइगन वैल्यू, यदि मान लीजिए 1 है आइगन वैल्यू, वो 2 बार रिपीट हो रही है तो उसका अपने पास में
अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 2, और यदि मान लीजिए ये 3 बार है तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 3, और यदि ये 1 बार है तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 1। अब आता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है कि किसी भी एक आइगन वैल्यू से रिलेटेड अपने को कितने आइगन वेक्टर प्राप्त हो रहे हैं, वो अपने पास में क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। मान लो कोई भी लेमडा है, उसके संगत अपने को कितने आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, वो अपने पास में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है। और अपने पास में एम का मतलब है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसका मतलब ये है ये आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, और ये अपने पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का किसी भी एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितने आइगन वेक्टर प्राप्त हो रहे हैं, वो अपने पास में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी यदि लेमडा के अपन निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई के बराबर होता है। यानी ये किसके बराबर हो गया, नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा। यहाँ पे एन क्या है, जो भी अपने पास में मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, उसकी क्या है, कोटि है। उसमें से यदि अपन रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक घटा देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये किसके बराबर आ जाता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा। यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा किसके बराबर होता है, नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई। यानी ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स निकाल लेंगे अपन, और फिर उसके बाद में उसको किसमें, इक्लोन फॉर्म में चेंज करके उसकी रैंक निकाल लेंगे, और उसके बाद में उसकी नलिटी निकाल लेंगे। नलिटी का फॉर्मूला आपको अभी बताया ही था। ये इस तरीके से अपन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का पता कर सकते हैं। तो अब अपने पास में देखिए, यदि कोई भी ए मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 का है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ए। तो ये इसके बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखें। 3 क्रॉस 3 का है तो वो किसके होता है, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस C1 C2 प्लस C33 एक्स माइनस ए। तो देखो अल्टरनेट में क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, ये आप ध्यान में रखें। और ये C1 C22 C33 क्या है, जो भी अपने पास में डायगोनल एलिमेंट है, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट है, इनके रिस्पेक्ट में क्या है, कोफैक्टर है। कोफैक्टर निकालना आपको आता ही होगा। बाहर तो क्या होता है -1 की पावर आई प्लस जे, फिर सेम रो और सेम कॉलम को, जिसमें ये सेम रो सेम कॉलम को गायब कर दो, बाकी जो बच गई मैट्रिक्स उसका क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट। तो वो किसके बराबर आ जाता है, C11 कोफैक्टर। ऐसे ही C2 में सेम रो और सेम रो कॉलम है, जो कॉलम है उसको गायब कर दो, बाकी जो मैट्रिक्स बचती है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो ये इसके बराबर होता है। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो जितनी भी आइगन वैल्यू है उनके सम के बराबर होता है। यानी सारी आइगन वैल्यू जो λ1 λ2 λ3 इन सबको जोड़ दोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर आ जाएगा। और इनको यदि सबको गुणा कर दोगे आप λ1 λ2 λ3 तो वो किसके बराबर आ जाएगा, λn के बराबर, λn तो वो किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाएगा। ये रिजल्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि अपने को एग्जाम में आइगन वैल्यू पूछी जाती है तो आप क्या चेक करोगे कि सारी आइगन वैल्यू को जोड़ लोगे और उसका चेक करोगे ट्रेस के बराबर आ गया, तो वो वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। और यदि आप इन सब का गुणा करोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, डिटर्मिनेंट के। तो आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, देखोगे कौन से ऑप्शन का गुणा है वो किसके बराबर आ रहा है, डिटर्मिनेंट के, तो वो इसके हो जाएगा। आपको आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप इनडायरेक्ट 2 रिजल्ट से ही क्या कर सकते हो, ऑप्शन से चेक करके बता सकते हो। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अपने को ये चीज़ें करनी है। नेक्स्ट जो अपने पास में आता है प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू। यदि अपने पास में x1 x2 xk आर आइगन वेक्टर ऑफ ए एन क्रॉस एन, यानी विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी λ1 के रिस्पेक्ट में अपने पास में ये आइगन वेक्टर है, तो अपने पास इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी अपने पास में एक आइगन वेक्टर होगा, किसके रिस्पेक्ट में, लेमडा आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको पहला ध्यान में रखनी है प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि नॉन जीरो वेक्टर एक्स कैन नॉट बी आइगन वेक्टर ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। यानी कोई भी अपने पास में एक आइगन वेक्टर है वो नॉन जीरो है, तो वो किसी दूसरी आइगन वैल्यू के लिए नहीं होगा। किसी भी एक आइगन वैल्यू के लिए हो गया, इसका मतलब अब वो किसी दूसरी जो आइगन वैल्यू है उसके लिए वो सेम अपने पास में आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। यानी जितने भी जो आइगन वेक्टर आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। जीरो वाले जो आइगन वेक्टर हैं वो अपने पास में सेम आ सकते हैं। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दूसरा आता है आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि अलग अलग अपने पास में आइगन वैल्यू है, उनसे रिलेटेड जो भी आइगन वेक्टर आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं। ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखने हैं। तो ये नॉर्मल रिजल्ट है जो आपको याद करने। इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एवरी रो या कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्रॉस एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है इज के, देन के मस्ट बी आइगन वैल्यू ऑफ ए। यानी कोई इस टाइप की मैट्रिक्स है, उसकी सारी रो का जो सम है वो क्या है, के के बराबर है, तो के उसकी आइगन वैल्यू होगी। या सारे कॉलम है उनका सम है वो के बराबर है, तो उसकी के क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब भी आपको यदि, हाँ एक चीज आप इसमें ध्यान में रखना, यदि सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू दे रखी है और मैट्रिक्स थोड़ा बड़ी दे रखी है तो आप इस प्रॉपर्टी को एक बार जरूर चेक करें
कोई मान लो दे रखा है कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू दे रखी है और मैट्रिक्स आपको लग रहा है उसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बड़ा हो रहा है, उससे रूट निकालना बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो रही है, तो आप इस प्रॉपर्टी का जरूर यूज करें, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान इस प्रॉपर्टी पे जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज करोगे तो आप इजीली उसकी कैलकुलेशन कर लोगे। तो कई बार अगर बड़ा क्वेश्चन बनाता है तो वो यहाँ से अपने पास में इस प्रॉपर्टी को यूज करके बना सकता है। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। तो ये तो नॉर्मल रिजल्ट है भाई, यदि ये अपने पास में नॉन सिंगुलर है इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। तो अपने पास में आइगन वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं सकती कोई, क्योंकि कोई भी एक आइगन वैल्यू जीरो हो गई तो उन सबका गुणा क्या हो जाएगा, जीरो, और वो किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ए के बराबर ही होता है। पर ए तो क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब यदि अपने पास में कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसका अपने पास में डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, तो अपने पास में उसकी ऑल आइगन वैल्यू है वो क्या होगी, नॉन जीरो होगी, यानी जीरो के बराबर नहीं हो सकती। उसके बाद में आता है एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसका डिटरमिनेंट क्या है, वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो कम से कम एक में जो अपने पास में आइगन वैल्यू है उसको जीरो होना ही पड़ेगा। क्यों कि डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, इन सब आइगन वैल्यू के गुणा के बराबर होता है, और इन सब का गुणा जीरो के बराबर तभी हो सकता है जब कम से कम एक अपने पास में क्या हो, जीरो हो। सारी नॉन जीरो हो गई तो सारे नॉन जीरो का गुणा है वो भी क्या आएगा, नॉन जीरो ही आएगा। तो कम से कम एक को तो अपने पास में जीरो होना ही पड़ेगा, या एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं। ये रिजल्ट भी आप ध्यान में रखें। आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर सिंपली देयर डायगोनल एंट्रीज। कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपने को दे रखी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसकी जो अपने पास में ये कोई डायगोनल है, इसके ऊपर की सारी एंट्री मान लो नॉन जीरो है तो इसके नीचे की सारी नॉन एंट्री क्या होगी, एंट्री है वो जीरो होगी। तो इसके जो अपने को वो आइगन वैल्यू क्या होती है, ये जो डायगोनल वाली जो एंट्री है वही इसकी क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है। नॉन रियल आइगन वैल्यू ऑफ रियल मैट्रिक्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट पेयर्स। यदि कोई भी अपने पास में करेक्टरिस्टिक अपने पॉलिनोमियल है उसकी अपने पास में क्या आती है, काल्पनिक अपने पास में कोई भी जो आती है आइगन वैल्यू, तो वो हमेशा क्या होगी, कॉन्जुगेट संयुग्मी के रूप में होगी, यानी अल्फा प्लस आयोटा बीटा के रूप में होगी। अल्फा प्लस आयोटा बीटा यदि उसकी अपने पास में रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उसका रूट होगा, ये ध्यान में रखें। एम हमेशा क्या होता है, जीएम से बड़ा या बराबर होता है, यानी किसी भी लेमडा के जो अपने पास में अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है और उसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी आइगन वेक्टर है, वो हमेशा क्या होगा, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर हो सकते हैं या उससे कम होंगे। और एम तो क्या होता है, एम का मतलब है कि लेमडा कितनी बार रिपीट हो रहा है, और वो अपने पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई के बराबर होती है। तो ये इससे हमेशा क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो रिजल्ट है कि आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट है ये, हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए अपने पास में कोई भी डिफरेंट अपने पास में जो है आइगन वैल्यू है, इनके रिस्पेक्ट में जो भी आइगन वेक्टर है वो हमेशा क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ स्पेशल टाइप की जो अपने पास मैट्रिक्स है उनके अपने पास में आइगन वैल्यू क्या होती है ये अपन देख लेते हैं। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है ए स्क्वायर बराबर ए, तो इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो या तो जीरो होगी और एक वन होगी। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो प्लस माइनस वन के बराबर होती है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो होती है उसकी सारी आइगन वैल्यू कितनी होती है, जीरो के बराबर होती है। तो ये तो नॉर्मल अपने आप देख सकते हो। जो ये मैं ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ ये किससे लिख रहा हूँ, ये इसका मतलब एक आगे अपन थ्योरम पढ़ेंगे, केले हैमिल्टन थ्योरम, कि किसी भी इक्वेशन का देखो ए स्क्वायर बराबर ए यानी ए स्क्वायर माइनस ए बराबर जीरो। तो कोई भी जो अपने पास में मैट्रिक्स होती है वो अपने करेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन होती है उसको क्या करती है, संतुष्ट करती है। तो उसकी सहायता से अपन यहाँ से बता सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू ये होगी, इसकी आइगन वैल्यू ये होगी और इसकी आइगन वैल्यू ये होगी। तो आप इनकी सहायता से, इस रिजल्ट की सहायता से इनको ध्यान में रख सकते हो और इस वजह से याद भी कर सकते हो। डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है ये एग्जाम में। यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो अपने पास में होती है, जितनी भी जो अपने पास में आइगन जो वैल्यू होती है उनका यूनिट मॉडुलस का मतलब है उनका सबका मॉडुलस किसके बराबर होगा, वन के बराबर। तो कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स दे रखा है तो आप क्या करोगे, चेक कर लोगे सारे ऑप्शन कि किसका मॉडुलस वन हो रहा है। तो मॉडुलस वन वाले इसकी क्या हो सकते हैं, अपने पास में आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू हो सकती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स या रियल के अंदर अपन बात करें तो सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है उसकी जो अपने पास में आइगन वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है, यानी वास्तविक होती है। सारी की सारी क्या होगी, वास्तविक होगी। किसके लिए, हर्मिशियन या अपने पास में रियल की बात करें तो सिमेट्रिक। और स्क्यू हर्मिशियन की अपने पास में या तो जीरो होगी या प्योर इमेजिनरी यानी प्योर काल्पनिक। प्योर काल्पनिक का मतलब है, प्योर इमेजिनरी का मतलब है कि पूर्णतः काल्पनिक। और यदि यही स्क्यू हर्मिशियन क्या है, अगर रियल के अंदर आ जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसकी भी कितनी होती है, लेमडा बराबर जीरो या प्योर इमेजिनरी। हर्मिशियन और सिमेट्रिक के लिए लेमडा हमेशा क्या होती है, वास्तविक होती है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपको रिजल्ट जरूर ध्यान में रखने हैं। सबसे अभी तक पढ़ा है उसमें ये सबसे मैन यही। यदि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है प्लस ऑर्थोगोनल है, एक तो क्या है सिमेट्रिक भी है और साथ में क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसकी जो लेमडा होगी वो प्लस माइनस वन के बराबर होगी। और कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है प्लस अपने पास में रियल ऑर्थोगोनल है,
तो अपने पास में उसकी जो होगी वो होगी लेमडा बराबर प्लस माइनस आयोटा। ये आपको दोनों मतलब होना चाहिए, एक तो उसकी सिमेट्री भी होना चाहिए, ऑर्थोगोनल दोनों साथ में है तो उसकी लेमडा बराबर कितनी होगी प्लस माइनस आयोटा। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो अपने पास में आता है, यदि कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसकी अपनी आइगन वेक्टर है, आइगन वैल्यू है वो क्या है, लेमडा है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स की जो अपने पास में आइगन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमडा। यानी डिटर्मिनेंट ए निकालोगे और उसके नीचे अपन लेमडा का भाग दे देंगे तो वो अपने पास में क्या आ जाएगी, उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आ जाएगी। यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू के लिए अपने को कुछ स्पेशल नहीं करना होता, ए की जो आइगन वैल्यू है उनकी सहायता से एडजॉइंट ए की इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेमडा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आपको पता ही है। यदि ए की लेमडा है तो ए इनवर्स की कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन लेमडा हो जाएगी। और यदि ए की लेमडा है तो कोई भी बहुपद है अपने पास में ए मैट्रिक्स के अंदर, तो उसकी कितनी हो जाएगी, पी लेमडा हो जाएगी। यानी ए की जगह अपन लेमडा रख देंगे तो वो उसकी अपने पास में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। चौथा अपने पास में क्या है, यदि ए की लेमडा है तो ए की पावर एन की कितनी हो जाएगी, लेमडा की पावर एन ही हो जाएगी। ए की लेमडा है तो ए ट्रांसपोज की भी क्या होगी, लेमडा ही होगी। यानी कि अपने ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है, उनकी दोनों की आइगन वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। और जो सिमिलर मैट्रिक्स होती है उनके अपने पास में सेम आइगन वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स बी को यदि अपन इस तरीके से रख सकते हैं, पी इनवर्स ए पी, यानी कोई भी पी ऐसा मैट्रिक्स का अस्तित्व हो कि अपन बी को लिख सकते हैं पी इनवर्स ए पी, तो अपन ए और बी को क्या बोलते हैं, सिमिलर मैट्रिक्स। इनकी आइगन वैल्यू बराबर होती है, यह आप ध्यान में रखें। अब देखो निकालना आप सीख ही गए होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ही है 1 2 3 और इसका डिटर्मिनेंट दे रखा है मेरे को 4। अब मेरे को मान लीजिए एडजॉइंट मैट्रिक्स की निकालनी है, तो वो कितनी होती है, अभी बताया था आपको ए अपॉन लेमडा, तो कितनी हो जाएगी 4/1, दूसरी हो जाएगी 4/2, तीसरी हो जाएगी 4/3। ऐसे ही मान लीजिए ए की पावर ए स्क्वायर की निकालनी है, तो ए स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ऐसे ही मान लीजिए मेरे को ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इसकी निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह यानी 1 का स्क्वायर प्लस ए यानी 1 प्लस 1, ये पहली हो जाएगी। दूसरी कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, यानी वो इसके अंदर अपन इस पोलिनोमियल में रखते जाएंगे, तो ऐसे अपने को क्या मिल जाएगी, आइगन वैल्यू मिल जाएगी। ए इनवर्स की पूछे तो ए इनवर्स की कितनी होती है, 1 अपॉन लेमडा, यानी कितनी हो जाएगी 1/1, 1/2, 1/3। तो इस तरीके से आप इन सारी की कैलकुलेशन कर सकते हो। पिछली बार इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि अपने को डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना था और ए की आइगन वैल्यू दे रखी थी, तो अपने को पूछा था एडजॉइंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कितनी होगी। तो दोनों का वैल्यू अपने को डिटर्मिनेंट भी नहीं निकालना था, क्वेश्चन में दे रखा था कि 7 है और आइगन वैल्यू भी 7, तो 7/7 कितना हो जाएगा 1। तो आप सोचिए पीजी में से कितने इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए पीजी वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीधा सीधा अपने को अपन 10 सेकंड में ये क्वेश्चन होने वाला था। अभी आता है कि ए एंड बी ए हैव सेम आइगन वैल्यू, यानी ए बी की और बी ए की जो अपने पास में आइगन वैल्यू होती है वो सेम होती है, ठीक है। और यदि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनकी जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो भी क्या होती है, सेम। मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये है कि ए बी की जो यदि कोई भी आइगन वैल्यू है अपने पास में, ए बी की कोई भी आइगन वैल्यू मान लीजिए, ए बी की आइगन वैल्यू लेमडा है वो 2 बार रिपीट हो रही है, तो बी ए की भी सेम आइगन वैल्यू लेमडा है वो 2 ही बार रिपीट होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब अपने पास में जो 0 आइगन वैल्यू है उसकी मल्टीप्लिसिटी अलग हो सकती है, जो अदर है वो सबकी सेम ही होगी। यानी कि नॉन जीरो वाली है उनकी मल्टीप्लिसिटी तो सेम होगी, जीरो वाली जो अपने पास में आइगन वैल्यू है लेमडा बराबर 0, इसकी मल्टीप्लिसिटी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग होने का मतलब ये है कि हो सकता है ए बी में तो ये अपने पास में 3 बार रिपीट हो रही हो और बी ए में ये हो सकता है 4 बार रिपीट हो रही हो। और ये ज़्यादा किस में जाएगी, जिसके अंदर अपने पास में जिस मैट्रिक्स की अपने पास में रैंक ज़्यादा होगी उसी के अंदर जीरो वाली जो अपने पास में है उसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब आता है लास्ट अपने पास में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाले में केले हैमिल्टन थ्योरम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी कोई भी मान लीजिए मैट्रिक्स है ए और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो ये इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करने का मतलब है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस, अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऐड कर रहे हो तो मैट्रिक्स का ऐड करने के लिए ये 1 क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, तभी तो क्योंकि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ऐड कर सकते हो। मैट्रिक्स में आप कोई वास्तविक नंबर ऐड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं इसमें 2 ऐड कर दो, तो ये तो कभी नहीं है, इसलिए आपने ये इसको क्या कहा जाता है, सेटिस्फाई। ये कौन कहता है, केले हैमिल्टन थ्योरम। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये मान लीजिए अपने मैट्रिक्स दे रखी है और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स निकाल लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अपने पास में ये अपने पास में क्या आ गया, अब अपने पास में ये आ गया। तो देखिए लेमडा बराबर प्लस माइनस 1 आ गया, यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1। जहाँ पे प्लस 1 है वो तो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और माइनस 1 है वो कितनी बार आ रहा है, 1 बार। यानी ज्योमेट्रिक अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1 की तो कितनी है 2 और माइनस 1 की कितनी है 1।
और इसका स्पेक्ट्रम लिखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो अलग टाइप की अपने पास में आइगन वैल्यू है वो कितनी है 1 और -1, तो इसके स्पेक्ट्रम में कितना आ जाएगा। अब अपन निकालते हैं इसके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर। तो पहला आइगन वेक्टर निकालते हैं अपन आइगन वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में। तो किसके मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, Ax बराबर लेमडा एक्स। अब एक्स अगर 2x2 की है तो कितना हो जाएगा x/y हो जाएगा, और 3x3 की है तो ये xy/z हो जाएगा। ऐसे आगे से आगे चलते हैं, किसके बराबर होना चाहिए लेमडा एक्स। अब एक है तो एक को तो xy/z से गुणा करोगे तो xy/z ही आएगा ये दोनों। अब इनको गुणा कर लिया, दो मैट्रिक्स को गुणा करना आता है आपको, गुणा कर लिया तो ये आ गया। तो अब पता है आपको दो मैट्रिक्स बराबर होती है, तो पहली वाली पहले के बराबर, दूसरी दूसरी के, तीसरा तो यहाँ से y किसके बराबर हो गया x के बराबर, दूसरे में x बराबर y के बराबर, तीसरे में z बराबर z। तो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट आ गया, y तो किसके बराबर होना चाहिए x के, और z किसके बराबर होना चाहिए z। तो अपने पास अपन भाई कोई भी अपने इसमें एलिमेंट लिखते हैं 3x3 में क्या लिखते हैं x y z। अब ये कह रहा है y और x तो बराबर है, यानी x x है तो y भी कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा, फिर z। अब इसको जनरेट करने के लिए अपने पास में कितने एलिमेंट चाहिए भाई, पहला तो अपन 1x1 ले लेते हैं। 1x1 ले लिया, इसका मतलब अपने को कोई भी एलिमेंट चाहिएगा तो उसको 1 × 1, 1, 0 इससे लिख देंगे, प्लस अब इससे लिख देंगे तो अपने के शुरू की दो एंट्री आ गई, प्लस जेड निकालना है, जेड का मतलब 20 से गुणा कर देंगे अपन 0, 0, 1। तो ये अपने पास में अब कोई भी है, जैसे आपको मान लो 3, 3, 5 निकालना है तो ए की वैल्यू 3 ले लीजिए, बी की वैल्यू 5। तो कोई भी जो अपने पास में वेक्टर है इस टाइप का, उसको अपन किसके में लिख सकते हैं, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यानी जो अपने पास में आइगन वेक्टर हो गए वो कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। यानी कि लेमडा बराबर 1 के रिस्पेक्ट में अपने को दो आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, और दो आइगन वेक्टर मिल रहे हैं, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। समझ में आया होगा आपको। तो इस तरीके से आप इनकी और इनकी बेसिस भी निकाल सकते हो, यानी इस पूरे स्पेस को आप किन से जनरेट कर सकते हो, इन दो एलिमेंट से जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से, और लेमडा बराबर -1 के लिए वही बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स बराबर किसके होगा, ए एक्स के। तो यहाँ से बराबर कर दिया, ये माइनस आ गया, तो यहाँ से एक्स बराबर तो हो गया -y के, और जेड बराबर हो गया -z के। जेड -z के बराबर कब होगा, जब जेड क्या हो, 0 के बराबर हो। यानी जेड है वो तो 0 के बराबर होगा, और y है वो किसके बराबर होगा, -x के। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1, -1, 0। ये इसका क्या आ गया, आइगन वेक्टर आ गया। यानी पूरे स्पेस को अपन इस आइगन वेक्टर से ही के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो लेमडा बराबर -1 के रिस्पेक्ट में आइगन स्पेस कितना हो गया, 1, -1, 0। और ये अपने लेमडा 1 के लिए तो अपने पास में ये दो आइगन वेक्टर आए, और लेमडा बराबर -1 के लिए ये आई। तो ये आप इस तरीके से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हो, किसकी सहायता से, Ax बराबर लेमडा एक्स। जो भी अपने पास प्रॉपर्टी दे रखी है उनका यूज करके आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करके ये निकाल लोगे। ठीक है, इस तरीके से अपन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेशन करते हैं। बहुत ईजी इनकी कैलकुलेशन है, और एग्जाम में तो बहुत सीधा ये अपने पास में क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आपको यदि अपने को पूछता है ये कि ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ये चीज़ चेक कर लो कि Ax बराबर लेमडा एक्स है या नहीं। यानी ए तो दे रखा है, एक्स अपने पास जो भी ऑप्शन दे रखा है, मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है 1, 0, 1, तो इसको किससे गुणा कर लिए, ए से गुणा कर लीजिए। वो किसके बराबर आना चाहिए, लेमडा 1, 0, 1 के बराबर आना चाहिए। ऑप्शन से भी आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये तो बहुत ईजी अपने पास में टास्क हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास में वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस। तो अपने पास इसमें अपन दो तरीके के ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, एक तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का मतलब तो ये है कि यदि किसी सेट वी के अपने पास में एलिमेंट है, वो अपने पास में उनमें कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और वो उसी सेट के अंदर आ जाता है, तो उसको तो बोलते हैं इंटरनल। और एक्सटर्नल का मतलब ये है कि अपन एफ और वी दो अलग अलग सेट हैं, इनके एलिमेंट के अंदर अपने पास में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और वो वी सेट के अंदर आ जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नली बाइनरी ऑपरेशन। तो ये दो तरीके के अपने पास में वेक्टर जो स्पेस होता है इसके अंदर क्या है, ऑपरेशन दे रखे हैं। तो पहली चीज़ तो अपने को इसमें ये ध्यान में रखनी है। दूसरा इसके अंदर अपने को इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो वी यदि कोई नॉन इम्प्टी सेट है और एफ अपने पास में कोई फील्ड दे रखा है, तो अपने पास में देखिए पहला कि वी प्लस है वो क्या होना चाहिए, एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। यानी कि इंटरनल जो अपने पास में बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में वी है वो क्या होना चाहिए, एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी है, तो वो आपको मेरे हिसाब से पता ही होगा कि एसोसिएटिव होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, इनवर्स का एग्जिस्ट होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट होना चाहिए, और अपने पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। दूसरा अपने पास में आता है कि ए और अल्फा इन दोनों का यदि अपन एक्सटर्नल ऑपरेशन अगर इन पे अप्लाई करते हैं तो ये बिलोंग करना चाहिए वी से, या ए है वो फील्ड से कर रहा है और अल्फा है वो वी से। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ए का अपन अल्फा प्लस बीटा के साथ में करते हैं, तो ये इसके अंदर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। चौथा अपने पास में ये है
कि ए प्लस बी का अल्फा के साथ कर रहे हैं तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। और तीसरा आता है कि ए बी और अल्फा इनका कर रहे हैं तीनों का, तो ये अपने पास में एसोसिएटिव होना चाहिए। और जो लास्ट है कि एक का यदि अल्फा के साथ अपन करते हैं तो वो अल्फा के बराबर आना चाहिए, जहाँ पे एक क्या है, यूनिट एलिमेंट है किसका, फील्ड एफ का, यानी इस संक्रिया के रिस्पेक्ट में फील्ड का जो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये इसके बराबर। तो आप ध्यान में रखिए जब भी आपको एग्जाम्पल देते हैं तो अपने पास में इसमें दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी है छठी, ये दोनों आप अप्लाई करके देखें, इनसे लगभग अपना क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मेन प्रॉपर्टी है। सारी प्रॉपर्टी आप एग्जाम में चेक करोगे, इनकी कैलकुलेशन करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। लगभग तो इसमें से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता कि कौन सा वेक्टर स्पेस है या कौन सा नहीं है, क्योंकि इनमें से वेक्टर स्पेस पूछा भी जाएगा तो जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है वही दिए हुए होते हैं, तो आप इजीली सीधा याद ही रखते हो तो उनसे बता देते हो। फिर भी कोई अलग एग्जाम्पल देता है तो आपको दूसरी प्रॉपर्टी और 6 की जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले इन्हीं को चेक करना है। यही डिस्कार्ड हो गई तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। उनकी सहायता से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एग्जाम में तो अपन को देखो टाइम बचाना होता है। अभी आता है कि सी आर पी आर क्यू पी क्यू पी सी, जहाँ पे पी आर पी क्यू पी सी क्या है, पी एक्स में बहुपद है, जहाँ पे यदि पी आर का मतलब ये है कि उसके कोफिशिएंट है वो आर से आ रहे हैं, क्यू का मतलब है क्यू से आ रहे हैं, और सी का मतलब कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं। ये है आर आर क्यू क्यू और सी सी। क्यू 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 और सी सी इनका मतलब क्या है, आर तो क्या है अपने पास में वी है, और ये किस पे डिफाइंड है, फील्ड क्या है, आर पे डिफाइंड है। क्यू है अपने पास में कोई सेट, वो क्यू वाले फील्ड पे डिफाइंड है, और सी वाला सी पे डिफाइंड है। तो ये सारे क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस होते हैं, पहले ये ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ से एक रिजल्ट आता है कि कोई भी फील्ड है एफ कैन बी रिगार्डेड एज ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड ऑफ के, यानी एफ का कोई भी अपने पास में सब फील्ड है उस पर एफ होता है, वो क्या होता है, हमेशा वेक्टर स्पेस होता है। अब आपको पता ही है कि कोई भी जो अपने पास में फील्ड है वो खुद का क्या होता है, सब फील्ड होता है, तो एफ एफ है वो हमेशा क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। तो यहाँ से देखो आर आर क्यू क्यू सी सी ये सारे क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, एग्जाम में आप ऑप्शन इससे भी डिस्कार्ड कर सकते हो कि कोई भी सेट है अपने पास में एफ, उसका कोई भी अपने पास में सब फील्ड है उस पर हमेशा वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सी का अपने पास में आपको पता ही है आर क्या होता है, सब फील्ड, तो ये सी आर क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस। आर आर भाई कोई भी सेट है वो खुद से खुद पे होता है ये सब फील्ड, तो आर है वो आर का क्या है, सब फील्ड है, इसका मतलब आर आर भी क्या हो गया, वेक्टर स्पेस। तो ये सारे क्या है, वेक्टर स्पेस है। कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ 0 1 पे, 0 1 पे जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन है वो अपने पास में हमेशा क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस। और इनके अंदर अपन जो बाइनरी ऑपरेशन वो नॉर्मल जैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन पे, कि फंक्शन को कैसे ऐड करते हैं, गुणा करते हैं, वही वाले यहाँ पे है। तो कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है 0 1 पे वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं, और कोई भी फंक्शन है वो एस से एफ पर अपने पास में डिफाइन है, उन सब का जो कलेक्शन होता है वो भी क्या होता है, अपने पास में वेक्टर स्पेस बनाता है। वही फील्ड अपने अपने पास में दो फंक्शनों को जोड़ते कैसे आपको पता ही है, गुणा कैसे करते हैं, वो नॉर्मल अपने पास में उनकी उस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखे क्योंकि थोड़ा पीपीटी बड़ी हो जाती, नॉर्मल चीज़ें। अब मैट्रिक्स है कोई भी अपने पास में, तो ये भी हमेशा किसी फील्ड पे यदि अपन देखते हैं तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाती है। इसमें पता ही आपको मैट्रिक्स को जोड़ना और मैट्रिक्स को गुणा करना, तो वो नॉर्मल अपने पास इसमें क्या होते हैं, गुणा और जोड़ वाली क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। एन टपल्स, एन टपल का मतलब ये है कि अपने पास में एन टाइप के जैसे 1 2 3 ऐसे एन अपने पास में क्या होंगे, एलिमेंट। अब ये एलिमेंट है वो सारे 1 2 3 वाले जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट किस में से हो सकते हैं, फील्ड में से। कोई भी फील्ड लेते हैं, आर लोगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आर से हो जाएंगे। पहली एंट्री भी आर से, दूसरी भी आर से, तीसरी भी आर से, ये सारी क्या हो जाएंगी, आर से। कॉम्प्लेक्स लोगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो ये एन टपल्स हैं, वो भी क्या बनाते हैं, वेक्टर स्पेस। अब टपल में ऐड जोड़ते हो आप तो देखो पहली एंट्री हमेशा पहली एंट्री से जुड़ती है, दूसरी हमेशा दूसरी से, लास्ट वाली लास्ट से, यानी सेम सेम से जुड़ती है। और किसी भी संख्या से बाहर गुणा करते हो ए से, तो वो सारी एंट्री से गुणा होगी। जैसे मान लीजिए कोई 1 2 3 है, इसको पर 4 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 4 8 12। इस तरीके से ये दो इन पे क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, इनके रिस्पेक्ट में ये जो एन टपल है वो भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं। Q√2, Q√2 का मतलब है कि a प्लस B√2, जहाँ पे a और b क्या है, a, b बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी अपने पास में एक वेक्टर स्पेस होता है, वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये आपके नॉर्मल एग्जांपल्स हैं, तो ध्यान में रखें। K इज ए फील्ड एंड F इज ए प्रॉपर सब फील्ड ऑफ K, देन F K इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। ये थोड़ा ध्यान में रखें भाई, वहां पे क्या था कि बाहर वाला तो था फील्ड और अंदर वाला था सब फील्ड। जब तो अपने पास में ये वेक्टर स्पेस है, और बाहर तो क्या हो, सब फील्ड हो, और अंदर क्या हो, फील्ड हो, तो वेक्टर स्पेस नहीं है। जैसे मान लीजिए कि C है, उसका सब फील्ड क्या है, R है, लेकिन ये क्या कह रहा है, R से C पे है, वो वेक्टर स्पेस होगा क्या, तो नहीं होगा। Q का C पे वेक्टर स्पेस नहीं होगा, Q का R पे वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें कि फील्ड से सब फील्ड पे वेक्टर स्पेस होता है, लेकिन सब फील्ड से फील्ड पे वेक्टर स्पेस नहीं होता। यानी बाहर वाला जब बड़ा है
तब तो वो वेक्टर स्पेस बना सकता है, और यदि वो बाहर वाला छोटा यानी सब फील्ड है तो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो ये आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करने में काम आते हैं, तो ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस वी एन जेड पी। जेड पी का मतलब ये है कि जेड पी अपने पास सेट कौन सा होता है, 0 से लेके 1 2 3 से लेके p -1 तक। जहाँ p क्या है, प्राइम नंबर है, तो अपने पास में जो इक्वल होता है वो किसके बराबर होता है, e की पावर n के बराबर होता है, p की पावर n के बराबर होता है। कब, जब n टपल्स लिए जाएं, मैंने n टपल्स अभी बताया था ना, a1 a2 an तक, तो ये सारे टपल्स जिसके अंदर जो पहली ये एंट्री कितनी हो जाएगी, देखो इसमें टोटल सेट में एलिमेंट कितने हैं अपने पास में, p है, तो पहली एंट्री के लिए p चॉइस, दूसरी के लिए p चॉइस, तीसरी के लिए भी p चॉइस, हर के लिए p चॉइस है, तो p की पावर कितना हो जाएगा n। यानी n टपल वाले जितने भी अपने पास बनते हैं उनके अंदर अगर फील्ड कौन सा लेते हैं, ZP, तो उसके अंदर टोटल जो अपने पास वेक्टर होंगे वो कितने होंगे, p की पावर n होंगे, क्योंकि पहले के लिए भी p चॉइस, दूसरे के लिए p चॉइस और nवें वाले के लिए भी p चॉइस, तो सबको गुणा करेंगे तो p की पावर n। और pn ZP है तो ये अपने पास किसके बराबर होता है, p की पावर n+1। pn का मतलब क्या है, ये बहुपद है, ये क्या है, ये तो जो pn है कब होता है, जब टपल्स हो। बहुपद का मतलब ये है कि अपने पास कोई भी बहुपद है, जैसे मान लीजिए a0 x की पावर n, an xn प्लस an-1 x की पावर n-1 से लेके a0 तक। तो ये जो a0 a1 है, ये है सारे किससे लिए जा रहे हैं, ZP से। ZP से यानी मतलब 0 1 2 n1, यानी इनके जो कोफिशिएंट है वो किससे आ रहे हैं, ZP फील्ड से आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो डिफरेंट जो वेक्टर बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, p की पावर n+1 बन सकते हैं। और यदि मैट्रिक्स से लिए कोई मैट्रिक्स है अपने पास में, उसकी ZP है, तो ये भी देखो आप देख सकते हो कि ये अपने पास में मैट्रिक्स है, इसकी पहली एंट्री के लिए अपने पास चॉइस कितनी है, p, दूसरी के लिए p, तीसरी के लिए p, चौथी के लिए p, ऐसे मतलब सारी के लिए कितनी है, p। तो टोटल अपने पास चांस कितने हो जाएंगे, p की पावर mn। तो इसके अंदर डिफरेंट एंट्री कितनी हो सकती है, p की पावर m-1। कब, जब फील्ड अपन कौन सा लेते हैं, ZP। तो ये तीनों ध्यान में रखोगे। n टपल वाले में कितना होता है, p की पावर n, और ZP के अंदर जब पॉलिनोमियल है तब अपने पास होता है p की पावर n+1, और मैट्रिक्स है तब कितना होता है, p की पावर mn। ये कोई याद रखने के लिए जो ज़्यादा इसमें जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट देख भी पा रहे होंगे यहाँ से, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखें। अब आता है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। तो किसी भी a को यदि 0 से गुणा करते हैं वो 0 के बराबर आता है, 0 को अल्फा से गुणा करते हैं वो भी 0 के बराबर आता है, माइनस अल्फा से गुणा करते हैं वो -a अल्फा के बराबर आता है। a को अल्फा से गुणा करते हैं वो 0 के बराबर तभी होगा जब या तो a बराबर 0 हो या अल्फा बराबर 0। -1 को अल्फा से गुणा करेंगे माइनस अल्फा बराबर आता है, फिर माइनस को माइनस अल्फा से गुणा करोगे तो अल्फा के बराबर आएगा। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी में भी आप कोई भी वेक्टर स्पेस है तो वो इन प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ही करेगा। इसलिए कोई भी आपको मान लो पूछोगे ये वेक्टर स्पेस बना रहा गया, तो उसमें आप चेक करोगे 0 से अल्फा को गुणा करने पे 0 आ रहा गया, जिसमें नहीं आ रहा तो वो ऑप्शन अपना आंसर नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा आप इसमें क्या रखें, ध्यान में रखें। और a को अल्फा से गुणा करने में 0 आ रहा है तभी जब a को 0 या अल्फा 0, यानी दोनों में से कोई एक 0। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी हैं, ये भी आप ऑप्शन में अप्लाई करके इजीली बता सकते हो कि कौन से में अपने पास में होगा, कौन से में नहीं होगा। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखें। अब आता है वेक्टर सब स्पेस। तो कोई भी v का जो अपने पास में सबसेट है वो यदि अपने पास में सब स्पेस है तो वो अपने पास में v का क्या कहलाता है, सब स्पेस कहलाता है। अब सब स्पेस चेक करने के लिए अपने पास में पहला तो अपने पास में ये है कि अपन इन दो प्रॉपर्टी को चेक करें कि अल्फा और बीटा यदि W से बिलोंग कर रहे हैं तो अल्फा माइनस बीटा भी W से बिलोंग करना चाहिए। ये तो अपने पास में हो गई कि V प्लस है वो अलजेब्रिक ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। यानी अब सब स्पेस है तो W प्लस है वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। तो ये तो अपने पास में किसकी है, सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है। दूसरा कि A बिलोंग्स टू F और अल्फा बिलोंग्स टू W है तो A डॉट अल्फा है वो किससे बिलोंग चाहिए, W से। तो ये दो प्रॉपर्टी आप चेक करोगे, ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हो रही है तो ये सब स्पेस है। बाकी जो भी अपने पास में डिस्ट्रीब्यूटिव और वो प्रॉपर्टी है वो तो क्योंकि उसका सब स्पेस ही तो है तो उस पर तो लागू होनी ही है। ये तो है अपने पास में 2 स्टेप टेस्ट। और यदि एक स्टेप टेस्ट में करना है तो A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, W से। यहाँ पे A B तो फील्ड से बिलोंग करते हैं और अल्फा बीटा बिलोंग करते हैं W से। तो ये हो गया 1 स्टेप टेस्ट। जो अपने पास में ग्रुप में सब ग्रुप में करते हैं उसी टाइप का ये अपने पास में कैलकुलेशन आपसे बता सकते हो सब स्पेस है या नहीं है। अब आता है कि W1 और W2 सब स्पेस है तो इंटरसेक्शन इनका सब स्पेस होगा, यूनियन का सब स्पेस होना जरूरी नहीं है। यूनियन अपने पास में सब स्पेस जब भी होगा जब दोनों या तो W1 है वो W2 में कंटेन हो या W2 है वो W1 में कंटेन हो, तो अपने पास में यूनियन है वो क्या होता है, सब स्पेस होता है। ये तो ग्रुप वाली प्रॉपर्टी ही आप देख सकते हो। अब आता है एक आता है लीनियर सम, रैखिक योग। तो कोई भी दो अपने पास में इसके क्या है, सबसेट है, उनका जो लीनियर सम है वो क्या होता है, W1 प्लस W2, जहाँ W1 है वो किससे हो गया, W1 से, और W2 है वो किससे हो गया, W2 से। मतलब ये है कि पहली एंट्री है वो W1 से है, दूसरी W2 से है, इन दोनों का सम कर दिया। सम का मतलब ये है कि प्लस वाली जो अपने पास में इनके अंदर अलजेब्रिक जो भी अपने पास में ऑपरेशन है
उसको अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो प्लस को जिस तरीके से डिफाइन किया गया वो उस तरीके से अपन इनमें डिफाइन करेंगे और इन सब का एलिमेंट है इनका जोड़ देंगे, तो जिनसे ये जो सेट बनेगा वो इसका क्या कहलाता है, लीनियर सम। तो आप इनमें कैसे कैलकुलेशन करते हो, जैसे मान लो W1 में है 1 2 3 और इसमें है मान लो 3 4 5 ऐसे, तो आप क्या करोगे, पहले W1 में ले लिया 1, अब 1 की कैलकुलेशन कराओगे 3 के साथ, 1 की कराओगे 4 के साथ, 1 की कराओगे 5 के साथ, एक तो आ गया एलिमेंट ही। अब फिर 2 ले लोगे, 2 का इनके साथ कराओगे, 3 के साथ, 4 के साथ, फिर 3 का कराओगे। तो इस तरीके से इनसे जो सेट बनेगा वो अपने पास में क्या होगा, रेखिक सम होगा। यदि W1 और W2 सब स्पेस है तो अपने पास में W1 और W2 है, उनका लीनियर जो सम है वो भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। कब, जब W1 W2 सब स्पेस हो तब, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये W1 और W2 है वो किससे जनरेट होता है, W1 यूनियन W2 से जनरेट होता है। और जो W1 यूनियन W2 है वो हमेशा सबसेट होता है W1 प्लस W2 का, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक आता है डायरेक्ट सम। A vector space V is said to be direct sum of its two subspace W1 and W2। यानी किसी भी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस हैं W1 और W2, तो अपन V को कहते हैं कि ये अपने पास में डायरेक्ट सम है इन दो सब स्पेस का। कब, जब V बराबर किसके हो, W1 प्लस W2 के हो। यानी V के प्रत्येक एलिमेंट को अपन W1 और W2 के रैखिक सम के रूप में लिख सकते हैं। पहली तो अपने पास में क्या कहते हैं, V है वो अपने पास में क्या होता है, डायरेक्ट सम हो जाएगा किसका, W1 प्लस W2 के। और ये देखो मेन चीज इसमें है यूनिकली का मतलब ये है कि किसी भी V के एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ W1 प्लस W2 के रूप में सिर्फ अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। यानी कोई भी V है अपने पास में वेक्टर V का, उसका अपने पास में सिर्फ और सिर्फ यूनिकली अपन इसको किसमें, W1 प्लस W2 के लीनियर सम के रूप में लिख सकते हैं। और यदि एक से ज्यादा में लिख सकते हैं तो अपने पास में वो डायरेक्ट सम नहीं होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि लीनियर सम और डायरेक्ट सम में क्या डिफरेंस है, तो ये अपन एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डायरेक्ट सम। तो पहली चीज तो ये है कि V है उसको अपन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं W1 प्लस W2 में, और इनका इंटरसेक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो होने का मतलब ये है कि डिसजॉइंट सब स्पेस होने चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी हैं, तो अपन बोल देंगे कि V है वो डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। कब, जब V के प्रत्येक एलिमेंट को W1 प्लस W2 के लीनियर सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इनका इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो इसको अपन बोलते हैं डिसजॉइंट सब स्पेस। ठीक है। और ये W1 और W2 यहाँ पे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस कहलाते हैं, यानी पूरक समष्टि कहलाती है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। कब, जब V को अपन W1 प्लस W2 के डायरेक्ट सम में लिखते हैं तो अपने पास में कहते हैं कि V है वो इन दोनों का डायरेक्ट सम है, जहाँ पे W1 और W2 क्या कहलाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस कहलाते हैं या पूरक उप समष्टियाँ कहलाती है। अब एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि डायरेक्ट सम और लीनियर सम में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए अपने पास में कोई भी वेक्टर स्पेस V बराबर दे रखा है R क्यूब का मतलब n टपल है ABC, जहाँ पे ABC बिलोंग करते हैं R से। तो W1 है अपने पास में AB 0 और W2 है 0 0 C। तो यहाँ पे अपन किसी भी अवधि अपन V के एलिमेंट यानी ABC को एक्सप्रेस करेंगे तो W1 प्लस W2 के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये यूनिकली एक्सप्रेस होगा। यूनिकली एक्सप्रेस होने का मतलब ये है कि एक एलिमेंट तो W1 से आ जाएगा, दूसरा W2 से आ जाएगा, तो उससे अपने पास में कोई भी V का जो एलिमेंट, यानी जैसे मान लो 1 2 3 को अपन को लिखना है तो 1 2 3 किसके बराबर हो जाएगा, W1 से तो अपन ले लेंगे 1 2 और 0, और अपन W2 से ले लेंगे 1 0 0 3। अब इन दोनों से आप लिख सकते हो। इनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है W1 और W2 में जिससे आप दोनों को जोड़ के इनसे लिख सकते हो, यानी यूनिकली एक्सप्रेस कर रहे हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट सम और जो लीनियर सम है वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, अलग अलग नहीं हो रहे। क्यों कि यहाँ पे यूनिकली एक्सप्रेस कर रहे हो तो भी सेम ही है। और लीनियर सम का तो मतलब ही क्या है, W1 प्लस W2। तो अब ये डायरेक्ट सम के रूप में तो इनको लिखा जा सकता है। लेकिन जब जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पे W1 को ये लिया, W2 को ये लिया, अब अपन इस ABC को देखो, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, ए यदि रियल नंबर है तो A/2 भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो एक तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक अपन इस तरीके को लिख सकते हैं। तो ये यूनिकली एक्सप्रेस नहीं है ना, अलग अलग तरीके से अपन इसको लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये डायरेक्ट सम नहीं है। डायरेक्ट सम होने के लिए क्या है, इनको यूनिक रूप से अपन एक्सप्रेस करने चाहिए। यानी किसी भी V को अपन सिर्फ W1 और W2 के रूप में एक ही रूप में लिख सकते हैं, एक से ज्यादा रूप में नहीं लिख सकते। एक से ज्यादा यदि रूप में लिख पा रहे हैं तो वो अपना डायरेक्ट सम नहीं है। हाँ, लीनियर सम है, ये लीनियर सम है, क्योंकि लीनियर सम का मतलब ही क्या है, किसी भी एलिमेंट को अपन W1 प्लस W2 के रूप में लिख दें। तो ये यहाँ पे ये अपने को डायरेक्ट सम और लीनियर सम में डिफरेंस होता है कि डायरेक्ट सम का मतलब होता है V को यूनिक रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और W1 और W2 के रूप में, जहाँ पे W1 और W2 कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस होते हैं। अब अपने पास में आता है लीनियर कॉम्बिनेशन। कोई भी अपने पास में V है वो अपने पास में अल्फा V1 प्लस अल्फा V2, जहाँ पे V1 V2 Vn ये क्या है, वेक्टर है,
और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा रहा है, तो अपन कहते हैं V है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किनका, V1 V2 Vn वेक्टर का। यानी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर है, V के बराबर, तो अपन कहते हैं इन वेक्टर से V क्या है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब आता है लीनियरली डिपेंडेंट यानी कि आश्रित, और लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र। ठीक है, तो यदि कोई भी सेट V1 और V2 Vn अपने पास वेक्टर दे रखे हैं, ये पूछे कि आपने लीनियर डिपेंडेंट है क्या, तो लीनियर डिपेंडेंट कब होंगे, जब अल्फा V1 प्लस अल्फा V2 प्लस अल्फा Vn 0 है। ये वैल्यू किसके बराबर है, 0। जहाँ पे ये V1 और V2 Vn ये तो क्या है अपने पास सेट से हैं, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, ये अपने पास में किससे हैं, फील्ड से हैं। ठीक है, तो ये रैखिकता क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे यानी आश्रित होंगे, जब सारे अल्फा आई हैं वो 0 के बराबर नहीं है। यानी कोई भी अल्फा आई है इनमें से अपने को नॉन जीरो मिल गया, जिसके लिए इनका जो ये सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 वेक्टर के बराबर आ गया। कोई भी एक मिल गया तो अपने पास में ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यदि अपने पास में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र है, इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये 0 के बराबर है तो सारे के सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है वो भी किसके बराबर आने चाहिए, 0 के बराबर आने चाहिए। यदि एक भी नॉन जीरो आ गया तो वो कैसा हो जाएगा, डिपेंडेंट। और अगर नॉन जीरो सारे के सारे जीरो आ गए तो वो कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब आगे ये एग्जांपल करेंगे तो आपको इजीली इनकी कैलकुलेशन करना समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो आप थोड़ी बस थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब कुछ ये आपकी यहाँ पे है कि इफ वन ऑफ द वेक्टर v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स देन v इज लीनियरली डिपेंडेंट। यानी किसी भी v वेक्टर को, कोई भी v वेक्टर है वो अदर के जो अपने पास में लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा रहा है। लीनियर कॉम्बिनेशन मान लो v को किसके रूप में लिख पा रहे हैं, अल्फा v1 प्लस अल्फा v2 इनके रूप में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, तो अपने पास में ये किसके क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों कि देखो यहाँ पे ये v है, इसको दूसरी साइड में ले जाओ तो ये माइनस v हो गया। अब इस माइनस v का गुणा क्या है, -1 है, तो एक अल्फा आई तो अपने को क्या मिल गया, नॉन जीरो मिल ही गया। इसका मतलब ये कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ओनली जीरो वेक्टर है, सिर्फ एक जीरो वेक्टर है वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और ओनली एक अपने पास में नॉन जीरो वेक्टर है वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखें। ए सेट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर दे रखे हैं, मान लीजिए अल्फा 1 और अल्फा 2, या मान लीजिए V1 और V2 ये अपने को दे रखे हैं, तो ये अपने पास में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे यदि एक है, यानी V1 को अपन लिख सकते हैं a V2 के बराबर, यानी इसके बराबर यानी दूसरे के मल्टीपल के बराबर हो तो अपने पास में ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यदि कोई भी सेट कंटेन एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर, यानी सेट के अंदर जीरो वेक्टर आ गया, एटलीस्ट एक बार भी आ गया, तो वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों होगा कि जीरो वेक्टर आ गया तो जीरो गुणा जीरो वेक्टर को मान लो अल्फा 1 से गुणा कर दो। अब अल्फा 1 है वो आप चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, कोई भी नॉन जीरो नंबर ले सकते हो, बाकी सारों को आप जीरो से गुणा कर दो, यानी जो सारे अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n है वो क्या ले लो, जीरो। तो ये अपने पास में जीरो के बराबर ही आएगा हमेशा। तो एक तो अपने को नॉन जीरो मिल गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अब ये कहता है ए इज लीनियरली इंडिपेंडेंट तो बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कोई भी यदि ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अपने पास में इसका कोई भी सबसेट है वो भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और इसका जो सुपर सेट है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सबसेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। यदि बी है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका जो सुपर सेट है वो तो अपने पास में क्या होगा, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लेकिन इसका जो सबसेट है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि लीनियर डिपेंडेंट सेट है उसका सुपर सेट है वो हमेशा क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। सबसेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई सेट है तो उसका सुपर सेट है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका जो सबसेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। यानी आप एक चीज याद कर लो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का सबसेट क्या होता है, हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो अब इसका सुपर सेट क्या हो जाएगा, कैंसिल। और लीनियरली डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सुपर सेट तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है और उसका जो सबसेट है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब अपने पास में अब कुछ क्वेश्चन अपन लीनियर कॉम्बिनेशन के देख लेते हैं। यदि अपने पास में वी वेक्टर दे रखा है 1 -2 और 5, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है इन तीन वेक्टर के, तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, 1 -2 और ये भाई लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, इसको लिख सकते हैं अपन a v1 b v2 और c v3 के रूप में। अब अपन ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको पता ही है एन टप्पल में जब भी अपने पास तुलना करते हो तो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से होता है। तो इसका पहला a, इसका पहला b और इसका पहला 2c, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। ऐसे ही दूसरे कोएफिशिएंट की तुलना कर ली तीसरे, तो ये अपने पास में तीन अपने पास समीकरण आ गई। इन तीन समीकरण की सहायता से अपन ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेशन कर लेंगे। तो a बराबर आ गया -6, a2 बराबर आ गया, a का मतलब a2 का मतलब है b और a3 का मतलब यहाँ पे है c। c किसके बराबर आ गया, 2 के। तो इनको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है।
आपको ये इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन के अंदर क्या करोगे, ऑप्शन में आपको ये वैल्यू दी हुई होगी -6, 3 और 2, तो ऑप्शन से उठा उठा के आप चेक कर लोगे। यहाँ पे -6 रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे 3 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, तो फिर आप देख लो कि ये पहले वाली जो है इनकी वैल्यू तीनों का योग 1 के बराबर आ रहा गया, बाकी तीनों का योग -2 के बराबर आ रहा गया, और लास्ट वाली का 5 के बराबर आ रहा गया। यानी ऑप्शन से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो वहां से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में ये है कि यदि कोई भी अपने पास में एस अपने को सेट दे रखा है और वी अपने को सेट दे रखा है B1 B2 Bn, तो अपने पास में A1 V1 प्लस A2 V2 ये एक अपने पास में क्या बन रहा है, होमोजीनियस सिस्टम बन रहा है। यानी वेक्टर को अपन ये इनसे गुणा करें तो ये एक अपने पास में क्या बन गया, होमोजीनियस सिस्टम बन गया। अब देखो होमोजीनियस सिस्टम अपन ने आप किया था कि डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। होमोजीनियस सिस्टम का हमेशा 0,0,0 तो हल होता ही है, तो नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। तो यानी अद्वितीय हल होने का मतलब सिर्फ A1 A2 ये किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर ही होंगे सारे। तो सारे 0 के बराबर होंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये नॉन जीरो हो गया, तो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नॉन जीरो है तो ये अपने पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और ये जीरो है तो अपने पास में ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। भाई नॉन जीरो का मतलब ये होगा सारी के सारे वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, और सारी की सारी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब वो कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर मान लो ये अपने पास में जीरो आ गया, डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, इसका मतलब इसका 0,0 के अलावा भी कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो कोई भी आपको वेक्टर को अगर चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल से आपको समझ आते हैं, ये पूछे आपको कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये आपको चेक करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब ये डिटर्मिनेंट है अपने पास में, ये क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, और यदि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो आप बता दोगे कि ये लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप इजीली इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आप मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की सहायता से भी क्या बता सकते हो कि कौन सा अपने पास में लीनियरली डिपेंडेंट होगा, कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसके बाद में अपन इक्लियन फॉर्म से भी अपन बता सकते हैं कि कौन सा सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन सा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए ये अपने पास में मान लो इनका पूछा कि ये चारों है वेक्टर, ये लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो मैंने इक्लियन फॉर्म में लिख लिया। इक्लियम फॉर्म में मैंने लिखा, तो देखो ये कैसे हो गई, इसमें यदि कोई भी अपने पास में नीचे की जो रो है वो क्या बन गई, जीरो बन गई, इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये रो जीरो बनने का मतलब ये है कि इन दोनों वेक्टर को अपन ऊपर वाले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो कोई भी अपने पास वेक्टर दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, इक्लियन फॉर्म निकालोगे, और उसमें यदि कोई भी एक रो भी अगर अपने पास में जीरो बन गई तो वो हमेशा लीनियर डिपेंडेंट होंगे, और सारी जो रो है उसमें से कोई भी रो अपने पास में जिसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं बने तो वो कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन करने के अपने पास में ये दो तरीके रहेंगे, कोई भी यदि वेक्टर अपने को लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने हैं तो। पहला तो आप क्या करोगे, यदि 3x3 का है, 2x2 का है, तब तो आप मैट्रिक्स निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो इजीली, तो ये ऑप्शन बेस्ट है। और यदि इससे ज्यादा है तो अपने इक्लियन फॉर्म में चेंज करेंगे। इक्लियन फॉर्म में तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक कर लेंगे। अब अपने पास में एक ये एग्जांपल है 1 + आयोटा 2 आयोटा 1 1 + आयोटा। तो अब देखिए लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, ये फील्ड पे डिपेंड करते हैं कि फील्ड अपन कौन सा लेते हैं, क्योंकि ये जो अपने पास में A1 A2 ये आते हैं सारे, ये फील्ड से आते हैं। इसलिए कोई भी दो सेट है, कोई भी सेट है वेक्टर्स का, वो डिपेंड करता है कि अपन फील्ड कौन सा लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन चेक करते हैं, और यदि फील्ड अपने पास में क्या है, R है, तो अपन देखो इनकी कैलकुलेशन करते हैं। ये अपने पास चेक करते हैं किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। तो ये यदि फील्ड R है तब तो ये जीरो हो रहे हैं जब ये A = 0 B = 0, यानी तभी है जब A = 0 B = 0, तभी ये इनका सम है वो किसके बराबर हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन वो 0 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। कब, जब अपने पास में ये फील्ड अपन कौन सा लेते हैं, वास्तविक संख्या। यदि फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो A + B है वो किसके बराबर, 0 0 के बराबर। तो देखो यदि A = 1 ले ले और B बराबर ले ले -1 + आयोटा, तो ये वैल्यू भी किसके बराबर हो रही है, 0 के बराबर, ये भी 0, यानी अपने को नॉन जीरो वैल्यू मिल गई जिनके लिए ये समय वो किसके बराबर है, 0 के। तो अपने पास में ये अपने पास में कैसा हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। कब, जब अपने पास में फील्ड कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देख रहे होंगे कि यही सेट लीनियरली डिपेंडेंट भी है, यही सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंड करता है कि फील्ड कौन सा लेते हैं। तो ये चीज़ भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। इसके बाद में आता है लीनियर सम। लीनियर सम क्या होता है, कोई भी सबसेट है अपने पास में V का, तो जो सबसेट है S के जितने भी अपने पास में लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, उन सब का जो सेट होता है वो उसका कहलाता है लीनियर सम।
बस ये ध्यान रखना कि जो अपने पास में लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं वो फाइनाइट नंबर होते हैं। फाइनाइट नंबर का मतलब ये फाइनाइट नंबर हो, यानी ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट अपन आगे चलते जाएं। तो लीनियर सम का मतलब है कि ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, यानी एस के अंदर एलिमेंट होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए। उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन जितने भी पॉसिबल है, यानी ए के जो डिफरेंट A1 A2 A1 ये जो फील्ड से होते हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेने से अपने पास जो भी अपने पास में वैल्यू बन रहे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, इनका जो सेट होता है वो अपने पास में क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन इनका वो लीनियर स्पेन कहलाता। एल जो फाइव होता है वो 0 के बराबर होता है। यदि एस है वो सबसेट होता है किसका, एल एस का, ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। यानी एस है वो सबसेट होता है, यानी एस के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है उन सब का क्या भाई आपको पता ही है, जितने भी मान लो V1 V2 V1 ये है, तो मान लो अपन क्या कर लें, V1 किसके बराबर हो जाएगा, इन सारों को तो 0 ले लो, V1 वाले का गुणांक 1 ले लो तो V1 आ गया, ऐसे V2 वाले का गुणांक 1 ले लो बाकी का ले लो तो ये V2 आ गया। तो ऐसे ये इस लीनियर कॉम्बिनेशन में एस सेट तो आएगा ही आएगा। तो एस हमेशा किसका सबसेट होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन जो लीनियर स्पेन होता है इसका, उसका क्या होता है, सबसेट होता है। अब आता है एल एस इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस, यानी एस को कंटेन करने वाला जो एल एस होता है वो स्मॉलेस्ट क्या होता है, सब स्पेस होता है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। और यदि एस अपने पास में क्या होगा, सब स्पेस होगा, तो एस है वो किसके बराबर हो जाएगा, एल एस, यानी जो लीनियर स्पेन है इसका वो किसके बराबर हो जाएगा, एस के, कब, जब एस क्या हो, सब स्पेस हो, अदरवाइज ये इसका क्या होता है, सबसेट होता है। ये रिजल्ट ध्यान में रखें, लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड में यहीं से क्वेश्चन आया हुआ। एस है वो टी का सबसेट है, तो एल एस है वो भी किसका होगा, एल टी का सबसेट होगा। डबल यदि एल एस का अपन फिर से यदि अपन अपने लीनियर स्पेन लेते हैं तो वो एल एस के बराबर ही आता है। एल एस यूनियन टी है वो एल एस प्लस एल टी के बराबर होता है इफ W1 और W2 आर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी है। ये कह रहा है कि यदि W1 और W2 सब स्पेस है, तो आपको बताइए सब स्पेस होते हैं, ये एल एस यानी एल W1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, W1 के, और एल W2 किसके बराबर हो जाएगा, W2 के। तो ये जो इसका यूनियन का जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, W1 प्लस W2, कब, जब सब स्पेस हो, क्योंकि अभी अभी देखो अपन ने पढ़ा था कि एल एस है वो अपने पास में एस है वो किसके बराबर होता है, एल एस के, कब, जब सब स्पेस हो। तो ये कह रहा है W1 और W2, वैसे अपने पढ़ रखा है एल एस यूनियन टी किसके बराबर होता है, एल एस प्लस एल टी के, और जब सब स्पेस हो गए तो किसके बराबर हो गया, W1 और W2 के बराबर हो गया। अब आता है अपने पास में बेसिस और डायमेंशन। कोई भी अपने पास में वेक्टर स्पेस दे रखा है तो उसके बेसिस और डायमेंशन कैसे निकालते हैं और ये होती क्या है। तो कोई भी सेट है जो अपने पास सबसेट है वी का, वो अपने पास में कहलाता है कि फॉर्म ए बेसिस ऑफ बी, फॉर्म ए बेसिस ऑफ बी। यदि एल है, एस है वो कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो पहले आपको यदि आपको बेसिस चेक करना है कि इसका बेसिस होगा तो उसके लिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। यदि लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो वो उसका बेसिस नहीं बना सकता। दूसरा कि जितने भी एस के लीनियर कॉम्बिनेशन है उससे अपने पास में क्या हो जाए, वी पूरा जनरेट हो जाए, यानी वी के हर एलिमेंट को अपन लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं एस सेट के, तो अपने पास में वो उसका क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है। एस कैसा होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। और इस एल जो एस है, एस के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। 2 एलिमेंट है तो 2 हो जाएगा डायमेंशन, 4 है तो 4, 10 है तो 10, 50 है तो 50। ये होती है बेसिस और डायमेंशन, यानी कोई भी ऐसा सेट जिससे अपन वी को पूरे को जनरेट कर सकते हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो उसका बेसिस कहलाता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। बेसिस इज लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम वी एफ, यानी वी एफ अपने पास में कोई भी अपने पास में वी अपने पास में क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो उसके जितने भी सेट है उनमें सबसे बड़ा जो अपने पास में इंडिपेंडेंट सेट है, यानी सबसे ज्यादा जो वेक्टर का जो इंडिपेंडेंट सेट बनाया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जा सकता है, बेसिस ही बनाया जा सकता है। और डायमेंशन की यदि फाइनाइट है तो उस वेक्टर स्पेस को अपन कहते हैं फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। और यदि मान लीजिए डायमेंशन n है तो कोई भी ऐसा सेट जो इसके अंदर n+1 एलिमेंट कंटेन है वो सेट हमेशा कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। क्यों कि मान लो जो n है तो अपन कह रहे हैं कि इस n वेक्टर से सारे बाकी सारे जो भी अपने पास में v के वेक्टर बच गए उनको अपन लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इनमें से लिख सकते हैं। तो n+1 में जो भी n+1 वेक्टर है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ही है, और कोई भी एक वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा रहा है तो वो सेट कैसा होता है, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है अपने पास में एक्सटेंशन थ्योरम, कि कोई भी अपने पास में एल आई सेट है उसको अपन किसका है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का कोई भी एल आई सबसेट है तो उसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं किसके रूप में, बेसिस के रूप में, यानी उसको अपन एक्सटेंड करके बेसिक बनाई जा सकते हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम कहती है कि एवरी फाइनाइटली वेक्टर स्पेस है जनरेटेड वेक्टर स्पेस उसका बेसिस होता
है। ये कहते हैं एक्जिस्टेंस थ्योरम, यानी कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस होगा ही होगा। अब कुछ स्पेशल टाइप के वेक्टर स्पेस हैं, उनके अपन देख लेते हैं बेसिस और डायमेंशन। देखो आर पे तो कोई भी फील्ड के ऊपर होता है, उसकी डायमेंशन हमेशा कहती होती है 1। यानी मान लीजिए आर पे मतलब ये है कि अपन आर के किसी भी एलिमेंट आपने 1 लिया तो 1 को आप 1 से ही लिख सकते हो, 2 है उसको 2 से लिख सकते हो, 2.5 है उसको 2.5 से लिख सकते हो, क्योंकि अपने को तो ये सारे एलिमेंट किसमें से भाई अपन गुणांक तो किससे लेने होते हैं, फील्ड से। इसमें गुणांक लेने की जरूरत ही नहीं है अपने को, क्यों कि सेम टू सेम फील्ड के ऊपर ये अपने पास में क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो उसकी डायमेंशन 1 होती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आर स्क्वायर का आर पे, आर स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट, तो एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट को अपन किससे जनरेट कर सकते हैं, 1,0 और 0,1, यानी एक्स वाई को अपन लिख सकते हैं एक्स गुणा 1,0 प्लस वाई 0,1। तो ये इन दोनों से हमारे पास में इनके दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप पूरे एक्स वाई को जनरेट कर सकते हो, तो इसकी बेसिस कितनी होती है 2। और एफ एन एफ की पूछे तो वो कितनी हो गई एन, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आता है सी का आर पे, यानी सी को जनरेट करना है तो सी को अपन लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी के रूप में, जहाँ पे ए और बी किससे हैं, आर से, तो अपन किससे जनरेट कर सकते हैं 1 और आयोटा से, जहाँ पे अपन ए इंटू 1 प्लस बी इंटू आयोटा। अब ए बी अपन कोई भी रियल नंबर लेंगे तो अपने पास में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे मान लो जो मेरे को 5 + 6 आयोटा की वैल्यू लिखनी है, तो मैं ए की वैल्यू 5 ले लूँगा और बी की वैल्यू 6 ले लूँगा, तो ये आ जाएगा। तो इसकी बेसिस कितनी होती है 2। आर की क्यू के ऊपर है तो वो कितनी होती है इनफाइनाइट। आर क्यू का मतलब ये है कि आर के एलिमेंट को अपन क्यू के रूप में लिखना है, तो इसकी कितनी होती है इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसको किसी भी अपन फाइनाइट नंबर से जनरेट नहीं कर सकते भाई। पूरे रियल नंबर को अपन क्यू से जनरेट करना है तो सिर्फ क्यू के गुणांक के रूप में से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर भी किस में आते हैं, आर में आते हैं। ठीक है, आर एन एक्स का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके गुणांक किससे लिए गए हैं, अपन आर से लिए गए हैं, तो उसको अपन किससे जनरेट कर सकते हैं 1x x की पावर n। यानी अब इसके अपन गुणांक है वो तो किससे ले लेंगे, फील्ड अपन कौन सा है आर, उससे ले लेंगे और इनके गुणांक के रूप में लिखेंगे, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हर एलिमेंट को अपन लिख सकते हैं, तो इसकी बेसिस हो जाती है n+1। जैसे मैट्रिक्स होती है तो उसकी पहली एंट्री यहाँ पे 1 हो गई, फिर ये बाकी सारी 0, फिर ये दूसरी एंट्री 1 हो जाएगी, बाकी सारी 0, फिर ये तीसरी एंट्री 1 हो जाएगी, बाकी सारी 0। तो इस तरीके से अपन इसको n×n के जो मैट्रिक्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से सारी मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो उसके इसकी डायमेंशन हो जाएगी n²। ठीक है, यही m×n की होगी तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m×n। ठीक है, और n×n है तो n² हो जाएगी। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि रियल नंबर से जनरेट करना है तो 1,0,0 आयोटा 0,0, फिर सेकंड पे अपन 1 ले लेंगे, बाकी सारी 0, तो इन सारे से अपन इसको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इनको देखो, पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, n वे में 2, तो टोटल कितने हो गए 2n। तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है 2n। ऐसे मैट्रिक्स की कितनी हो जाएगी mn। अब आता है कोई भी इक्वेशन अपने को दे रखी है, मान लो डायमेंशन ऑफ v निकालनी है, तो नंबर ऑफ अननोन, जैसे मान लीजिए x y z कोमा ये जो ये होते हैं ये अननोन होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ अननोन है वो तो यहाँ लिख दोगे, n है तो n लिख दोगे, माइनस जितने भी li लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन अपने को दी हुई होती है वो उसमें से घटा दोगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इसकी डायमेंशन आ जाएगी। जैसे 2 दे रखे हैं तो अपन 2 घटा देंगे, 4 दे रखे हैं तो 4 घटा देंगे। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, जैसे R4 है, R4 के अंदर अपने पास अननोन कितने होते हैं 4। अब ये इसके अंदर अपने पास W1 को इसका सब स्पेस दे रखा है, तो इसके अंदर देखो li रिस्ट्रिक्शन कितने हैं 2, तो 4 - 2 कितना आ गया 2, तो इसकी W1 की डायमेंशन कितनी हो गई 2। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए बेसिस इज यूनिक बट द बेसिस ऑफ ए वेक्टर इज नॉट यूनिक। यानी नंबर ऑफ यानी डायमेंशन होती है वो यूनिक होती है किसी भी अपने पास में, लेकिन उसके अंदर वेक्टर हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे R² है, इनको अपन 0,1 और 1,0 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, या 0,3 या 3। जैसे मान लीजिए मेरे को 4,5 निकालना है, तो मैं इसको एक तो लिख सकता हूँ 4 0,1 प्लस 5 0,1 प्लस 4 1,0 इनके रूप में लिख सकता हूँ। इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 निकालना है मेरे को, तो 4/3 5/3 0,3 प्लस 4/3 3,0, तो भी यहाँ से भी आ जाएगा या यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये भी इसके बेसिस ही है, ये भी इसके बेसिस है। तो बेसिक में वेक्टर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो नंबर है वो हमेशा क्या रहता है, सेम होता है, यानी डायमेंशन हमेशा सेम रहती है। अब आता है ऑर्डर्ड बेसिस। ए बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी एन ऑर्डर्ड बेसिस इफ इट वेक्टर आर रिटन इन द सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी किसी ऑर्डर के रूप में ऑर्डर में लिखे जाते हैं, पहला एलिमेंट ये, पहला ये, दूसरा ये, तो ये वो अपने पास में क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड बेसिस कहलाती है। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी W1 और W2 सब स्पेस है किसी भी फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के, तो जो डायमेंशन है W1 और W2 की
W2 प्लस W2 की वो किसके बराबर होती है, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 के। और ये जनरल आपको ध्यान में रखना है कि 0 से तो हमेशा ये डायमेंशन बड़ी होगी, और ये W इंटरसेक्शन है वो हमेशा क्या होगा, W1 से छोटा होगा, और W1 प्लस W2 है इससे भी क्या होगा, छोटा होगा। और ये डायमेंशन V है, यानी कि जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन तो सबसे बड़ी होगी क्योंकि इसके ये सबसेट है। फिर W1 प्लस W2 की ज़्यादा होगी किससे, W1 से, और इंटरसेक्शन की इससे भी कम होगी। ये जनरल रिजल्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसका यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन आप सोच रहे हो कैसे सॉल्व करने हैं, तो बहुत से एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो। If a finitely dimensional vector space is direct sum of its two subspace W1 and W2, then यानी डायरेक्ट सम है, यानी V को अपन किससे लिख रहे हैं, W1 प्लस W2 के डायरेक्ट सम से लिख रहे हैं, तब अपने पास में जो डायमेंशन V होती है वो किसके बराबर होती है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 के बराबर होती है। अब आता है अपने पास में क्विसेंट स्पेस। लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस एंड V है वो अपने पास, W है वो क्या है, V का सबसेट है, और अपने पास में सब स्पेस है। तो V अपॉन W इज द सेट ऑफ ऑल कोसेट ऑफ W इन V। तो ये अपने पास में क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है इसका, तो इसको अपन बोलते हैं क्विसेंट स्पेस। कब, जब अपने पास में V W किसमें, W प्लस V टाइप के होते हैं, जहाँ पे जो सारे U हैं वो किससे हैं, V से। और इसके अंदर संक्रिया किस तरीके से डिफाइन होती है कि W1 प्लस V इनको जोड़ना है तो ये अपने W प्लस U1 U2 हो जाएगा, और गुणा करना है तो ये इस तरीके से गुणा हो जाएगा। जो अपन अपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं सेम वैसा सा ही है, इसमें कोई ज़्यादा खास ध्यान में नहीं रखना। बस इसमें ये डायमेंशन वाला ध्यान रखना है कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन W क्या होता है, डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। ये थ्योरम आपको ध्यान में रखनी है। अब अपने पास में आता है कि मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन V है, उससे तो हमेशा क्या होता है, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और मिनिमम है W1 और W2 के जो अपने डायमेंशन है उसका मिनिमम है, उससे हमेशा ये क्या होता है, छोटा होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अपने पास में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि डिटरमाइन ए बेसिस ऑफ द सब स्पेस स्पेन बाय द वेक्टर्स। अब ये वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर दे रखे हैं, इनसे अपने को क्या निकालना है, बेसिस निकालना है। बेसिस निकालने के लिए सबसे पहले ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो अपन इसमें से कौन से वेक्टर लेंगे जो लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट वाले हैं उनको हटा देंगे। तो वही अपन इनको आपको बताया था कि 4 से 4 या 4 से ज़्यादा है तो इक्लियन फॉर्म से अपन इनको चेक करते हैं। तो इक्लियन फॉर्म से आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लास्ट वाला जो वेक्टर है यानी 1,1 है, इसको अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस वेक्टर को अपन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये जो 3 सेट बचेंगे, 3 वेक्टर बचेंगे, वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और ये चारों का सेट तो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट है तो वेक्टर स्पेस बना ही नहीं सकता, वो सब बेसिस बना ही नहीं सकता। बेसिस बनाने के लिए कैसा होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो डिपेंडेंट है तो अपने इसको जो डिपेंडेंट वेक्टर है उसको हटा देंगे, तो अपने पास बाकी जो 3 वेक्टर हैं उनसे अपन इनको डायमेंशन बना सकते हैं। कौन कौन से 1,1, फिर अपने पास में, अब आप सोच रहे होंगे 0, 1, 3, और ये इन 3 के एलिमेंट से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 से ही अपने पास इनको अपन क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को जनरेट कर सकते हैं, यानी डायमेंशन 3 होगी। अब ये वेक्टर हो सकते हैं, ये अलग अलग वेक्टर भी लिख सकते हैं, आपको बताया था वेक्टर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ इनमें चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन कौन से कितने हैं, 3 है तो वो 3 ही इसकी क्या हो जाएगी, बेसिस हो जाएगी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस Q√2। Q√2 का मतलब ये है कि अपना Q√2 जनरेट करना है। Q√2 का मतलब होता है A प्लस √2 टाइप के, जहाँ A और B किससे होते हैं, फील्ड Q से होते हैं। तो अपन इसके क्या ले लेंगे, 1 और √2 ले लेंगे। 1 और √2 से सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को 3 प्लस 2 √2 जनरेट करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू √2। तो ये किससे, 1 और √2 से पूरा जनरेट हो जाएगा। और ये कैसा है, LI है, भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट थोड़ी हो रहा है। √2 को 1 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, इनको भी गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि W1 और W2 स्पेस सब स्पेस है किसके, Q3 के। इफ W1 और W2 आर जनरेटेड बाई एंड जनरेट रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ W1 की डायमेंशन निकालनी है, W2 की निकालनी है, इंटरसेक्शन की निकालनी है, W1 की। तो सबसे पहले W1 की निकालते हैं। तो W2 के अंदर कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं। दोनों एलिमेंट कैसे हैं, लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है। आप चेक भी कर सकते हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2। अब W3 में देखते हैं, W3 में कितने वेक्टर हैं, 1, 2, 3, 4 वेक्टर हैं। अब 4 वेक्टर हैं तो देखो आपको पहले तो एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि W3 है वो Q3 का सब स्पेस है। Q3 की डायमेंशन कितनी है, 3 है। तो W3 की डायमेंशन हमेशा क्या होगी, 3 या 3 से छोटी होगी। ठीक है, तो अब इसमें से 3 जो अपने पास में एलिमेंट ऐसे बन गए जो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अब अपने को निकालनी है W2 की, वो किसके बराबर हो गई, Q3 के बराबर हो गई। ठीक है, क्यों,
कि इसको अपन किससे जनरेट कर रहे हैं, 3 से, यानी इसकी डायमेंशन भी 3 है, Q3 की डायमेंशन भी 3 है, तो दोनों की डायमेंशन 3 है। तो अपने पास में जब डायमेंशन सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के बराबर हो जाए तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर ही हो जाते हैं। तो यहाँ से अपने पास में W2 है वो किसके बराबर हो गया, Q3 के बराबर हो गया। तो इंटरसेक्शन आएगा वो भी किसके बराबर आ जाएगा, W1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि भाई W2 है वो किसके बराबर होगा, Q3 के, और इंटरसेक्शन लेना है W1 है वो किसका सब स्पेस है, Q3 का, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो W1 के बराबर ही तो आएगा। W1 की डायमेंशन कितनी है, 2, तो इसके इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी होगी, 2 की। अब यूनियन की निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगा लिया, यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो अपने पास W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बस पहला ये चेक करना है कि लीनियरली सेट कैसा होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो इक्लियन फॉर्म से आप चेक कर सकते हो। 3 तक आप डिटरमिनेंट से चेक कर सकते हो, इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है कि इफ W1 आर सब स्पेस ऑफ V1, इसकी डायमेंशन इतनी है, इसकी डायमेंशन इतनी है, तो अपने को पॉसिबल ऑर्डर निकालनी है किसकी, इंटरसेक्शन की। तो देखिए डायमेंशन W1 प्लस W2 है वो हमेशा किससे होती है, W2 से बड़ी होती है, और ये W1 से भी बड़ी होती है। तो W1 कितना है, 4, और W2 कितना है, 5। तो जो W1 प्लस W2 है ये डायमेंशन होगी W2 से बड़ी होगी, यानी 5 या 5 से बड़ी होगी, तो ये 5 से बड़ी होगी। अब आपको पता ही है कि W1 प्लस W2 किसके बराबर होता है, डायमेंशन W1 W2 माइनस इंटरसेक्शन के बराबर होता है। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए भाई, W1 इंटरसेक्शन W2 की जो है वो क्या होगी, 4 से छोटी होगी। क्यों भाई, ये कैलकुलेशन कर ली मैंने, यहाँ पे W1 की वैल्यू रख दी, W2 की रख दी, तो ये जो इंटरसेक्शन वाली है वो किसी हो गई, 4 से छोटी होगी। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब अपने को पता है कि W1 और W2 की हमेशा डायमेंशन V से तो क्या होती है, बड़ी, भाई वेक्टर स्पेस है उससे तो उसकी डायमेंशन हमेशा क्या होगी, कम ही होगी। तो ये कम का फॉर्मूला लगा दिया, फिर ये वैल्यू रख दी। अब इन वैल्यू रखेंगे तो ये अपने पास इसकी डायमेंशन है वो हमेशा क्या होगी, 2 से बड़ी होगी। तो यानी 2 से तो बड़ी होनी चाहिए, 4 से छोटी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी, 2 हो गई, 3 हो गई, 4, तो ये 3 वैल्यू इसकी पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन कर सकते हो। अब आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो कोई भी अपने पास में दो अपने पास में u और v क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो अपने पास में कोई भी अपन t डिफाइन करते हैं u से v पे, तो वो अपने पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यदि वन स्टेप में देखें तो टी ए यू प्लस बी वी, यानी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए टी यू प्लस बी टी वी के बराबर है, तो इसको अपन कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 2 स्टेप में ये है कि u प्लस वी है वो तो किसके बराबर होना चाहिए, टी यू टी वी के बराबर होना चाहिए, और k इंटू यू वो किसके बराबर होना चाहिए, यानी k बाहर आ जाए और टी यू के बराबर हो, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो, तो अपने पास में ये हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो 2 स्टेप है, ये 1 स्टेप है, तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे चेक कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि T0 हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टी आप जरूर ध्यान में रखें, ऑप्शन में कई बार चेक कर से कंफ्यूजन में हो जाता है। इसमें बस आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक तो ये के यू बराबर किसके होना चाहिए, के टी यू के, ये 2 प्रॉपर्टी से ही लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। माइनस यू, तो ये तो वही अपने पास में के यू के बराबर होता है, के की वैल्यू -1 है तो ये माइनस टी यू के बराबर हो गया। कर्नल, कर्नल वही अपने पास में क्या होता है, वो सारे वेक्टर जो जीरो वेक्टर से जुड़ते हैं। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जो यदि टी है वो यू से वी पे है, तो वी के अंदर अपने पास में जो प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है उससे यदि जो एलिमेंट जुड़ रहे हैं तो वो सारे यू क्या कहलाते हैं अपने पास में, कर्नल कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पे यू से वी है तो वो सारे यू अपने पास में यू से बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब जीरो अपने पास में यहाँ पे क्या है, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो क्या है अपने पास में यहाँ पे, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कब, जब कर्नल में सिर्फ और सिर्फ अपने पास में क्या हो, जीरो एलिमेंट हो, तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और कोई भी ऐसा जो नॉन जीरो वेक्टर इसमें आ जाए तो वो कहलाता है सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप ध्यान में रखें, सिर्फ कर्नल में जीरो है तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यदि कोई भी नॉन जीरो वेक्टर आ जाता है कर्नल में तो उसको कहते हैं सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब t इज 1 t 1 होगा यदि t इज नॉन सिंगुलर, यानी कर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर ये है तो वो अपने पास में 1 होगा, एक ही होगा। और डायमेंशन ऑफ कर्नल वो किसके बराबर होता है, नलिटी ऑफ t। डायमेंशन ऑफ कर्नल की क्या होता है, नलिटी ऑफ t, यानी कर्नल जो अपने पास में होगा उसकी जो डायमेंशन होगी उसको अपन बोलते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नलिटी। हाँ ठीक है, t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और u1 u2 इज li वेक्टर है, तो अपने पास में t u1 t u2 t un भी क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। यानी t कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, u1 u2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो t u1 t u2 ये भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। लेकिन ये कब होंगे, जब अपने पास में t कैसा हो, 1 1 हो। यदि 1 1 नहीं है तो अपन इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 1 1 के लिए लागू होता है, ये आप इसका ध्यान में रखें।
अब आता है रेंज स्पेस। टी यू से वी के ऊपर अपने पास में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है तो वो सारे वी जो अपने पास में टी यू बराबर क्या है वी, यानी जितने भी अपने पास में इसकी जो रेंज आ रही है, जो भी अपने पास में वी से जो सारे मतलब यू के सारे एलिमेंट जो वी से जुड़ रहे हैं, इनकी सबकी जो इमेज है उनका जो अपने पास सेट है वो अपने पास इसमें रेंज स्पेस कहलाता है। और इस रेंज स्पेस की डायमेंशन है उसको अपन बोलते हैं आर टी। अब आता है सिल्वेस्टर थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम। डायमेंशन ऑफ यू बराबर होता है डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस नलिटी ऑफ टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको ध्यान में, यदि टी किससे है यू से वी पे डिफाइन है तो यू है इसका जो डायमेंशन होता है वो किसके बराबर होता है आर टी यानी कि रेंज स्पेस का डायमेंशन, एन टी यानी कि नलिटी या कर्नल का डायमेंशन। तो ये अपनी थ्योरी हो जाती है कंप्लीट। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले अपन असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस W ऑफ ए वेक्टर R4 स्पेन बाई द वेक्टर। तो देखो इन वेक्टर से अपने को क्या क्या निकालनी है, डायमेंशन पूछिए। ठीक है, तो डायमेंशन होने के लिए अपन सबसे पहले चेक करते हैं, अभी आपको बताया था LI है या नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए देखो वैसे भी चार वेक्टर आ गए। चार वेक्टर के लिए अपन इक्लोन फॉर्म चेक करते हैं। इक्लोन फॉर्म मैंने इसकी निकाल ली। तो जो लास्ट रो है वो देखो, सबसे पहले तो R2 माइनस R1 ये वाला मैंने इसमें लगा दिया। फिर अपने पास में इन दोनों के अंदर मैंने ऑपरेशन लगाया तो लास्ट वाली रो कैसी हो गई, 0 हो गई। यानी ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 2। नॉन जीरो रो कितनी है, 2, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 2। तो सबसे सिंपल डायमेंशन निकालने का तरीका है इक्लियन फॉर्म, यदि वेक्टर्स दे रखे हैं तो। और यदि 3x3 का है तो डिटर्मिनेंट से भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन इक्लियन फॉर्म सबसे बढ़िया। दूसरा है विच इज द फॉलोइंग ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने का एक तरीका है T0 बराबर कितना होना चाहिए, 0, और TKU बराबर किसके होना चाहिए, KTU के बराबर होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी मैंने इनमें लगाई। तो देखो दूसरे ऑप्शन में मैंने ये लगाया तो यहाँ से देखा ये बाहर A स्क्वायर आ रहा है, जबकि ये अपने पास में यदि यहाँ पे अपन GKX लेते हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, KGX के बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, A स्क्वायर आ रहा है, यानी K स्क्वायर आ रहा है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे ही तीसरे में यदि अपन T0 चेक कर रहे हैं तो T0 है वो 0 के बराबर नहीं है, इसके बराबर है 1,0 के बराबर है, तो ये 0,0 बराबर नहीं, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे ही अपन चौथे ऑप्शन में भी कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये वाली। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, A स्क्वायर बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये भी अपने पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास में, पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन करना सीखो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन करना और कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना। अब आपको थ्योरी तो देखो लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी इतनी ज़्यादा है, ये तो मतलब नेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, तो इसमें कितने भी दिन पढ़ाते जाओ। मेन चीज़ है आपको क्वेश्चन करना सीखना, और क्वेश्चन करना जब सीखोगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करोगे किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब लोग क्या अंधाधुंध थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, वेक्टर स्पेस के खूब सारे एग्जाम्पल लिखा रहे हैं, जबकि एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जा रही है। एग्जाम में देखो क्या चीज़ें पूछी जा रही है, सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन या बेसिस, डायमेंशन, और ये या अपने पास में आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू। तो ये सिंपल ऑप्शन में से देखो कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो 2x2 का जो अपने पास में करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 4 है, ट्रेस यानी विकर्ण के जो एलिमेंट है 2 और 3 का योग कितना हो गया, 5। तो अपने पास इसकी जो अब ये अपने पास में देखो कौन सी थ्योरम लगा दी, केले हैमिल्टन थ्योरम। भाई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो गई, तो ये अपने कोई भी मैट्रिक्स है वो अपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई। 4, अब आपको पता है 4 क्या है, एक नंबर है, तो नंबर है तो वो तो ऐड होगा नहीं, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये इसका क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो इससे रिलेटेड अपने को क्या निकालना है, आइगन वैल्यू। 5 के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, AX बराबर लेमडा एक्स। तो यहाँ से देखो ये हो गया x, y बराबर क्या हो गया, 5 इंटू एक्स वाई। तो 5x से गुणा होगा, 5y से गुणा होगा, तो ये किसके बराबर हो गया, 5x 5y। अब दोनों बराबर कर दिया तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, y। x बराबर y का मतलब x, x को जनरेट कर सकते हैं 1,1 से। तो इसका जो आइगन वेक्टर हो गया वो क्या हो गया, 1,1। कितना बढ़िया ऑप्शन था। वैसे भी आप सर्च कर सकते थे, 5 का निकालना था तो ये किसके बराबर होना चाहिए, पहला ऑप्शन लेते तो अपने पास में 1,4 2,3 इंटू 1,1, ये किसके बराबर होना चाहिए था, 5 1,1 के बराबर होना चाहिए था। तो देखो 1 को 4 से गुणा करो 1, 4 को 1 से गुणा करो 5, तो ये 5 के बराबर आ गया। 2 को 2 और 3, तो ये भी 5 के बराबर आ गया, तो बराबर है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप करिए। लेकिन ये ऐसे टॉपिक है पीजी के जिनका आपके क्वेश्चन सही होंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो एनी लिस्ट ऑफ वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस वी कंटेनिंग द जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। जीरो वेक्टर आते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो ही गया, ये बात हो सकते हैं। ए वॉइड सेट पढ़ाई था हमने, जिसमें सिर्फ जीरो वेक्टर है, वो कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। एनी सुपर सेट ऑफ ए एल आई वेक्टर इज एल आई, नहीं, एल आई वेक्टर का सबसेट एल आई होता है, सुपर सेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ए सेट कंटेनिंग ए सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एल आई, बिल्कुल सही है, पढ़ाई था हमने, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। इफ वी इज ए फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो ये थ्योरम तो अपन ने पढ़ी थी, तो ये इसका रिजल्ट होता है, थ्योरम है तो डायरेक्ट। कोई भी अपने पास मोनोमॉर्फिज्म होगी, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया एक एक की। तो एक एक की कब होता है, जब कर्नल में सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर हो। सीधे रिजल्ट है, देखो कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा। ये कह रहा है वी का वी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो उसकी रैंक होगी, तो वो पता ही है रैंक है वो मिनिमम होती है एम और एन से। भाई इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो एम क्रॉस एन की बनेगी, तो एम और एन से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, तो ये आपको पता ही है। वैसे ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिलेबस में भी नहीं है। अब ये पूछा है आव्यूह के आइगन मान होंगे, आइगन मान होंगे, तो देखो ट्रेस है, उन सब का सम है वो तो ट्रेस के बराबर होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट के बराबर होना चाहिए गुणा। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो ट्रेस वाला देखते हैं सबसे पहले। इसका सम कितना है, पहले का सम कितना है -1, दूसरे का सम कितना है +1, तीसरे का सम कितना है 5, और चौथे का कितना है -5। देखो इसका ट्रेस जोड़ते हैं, ट्रेस का मतलब विकर्ण वाले अवयव, तो -6 और -1 -7 +2 -5, तो ट्रेस कितना हो गया -5, तो -5 के बराबर हो गया, सीधा सीधा ऑप्शन है देखो, तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। तो मतलब ट्रेस और डिटर्मिनेंट से ही अपन आइगन वैल्यू को कैलकुलेशन कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, तो वो आपको मेथड पे नहीं जाना। अब आता है कि इस वेक्टर स्पेस को अपन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, कौन कौन से, v1 v2 के रूप में, ठीक है। तो अपने पास में k की वैल्यू क्या होगी, तो देखो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं अपन इसको। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो देखो पहला एलिमेंट है इसके और इसके पहले के बराबर होना चाहिए, तो ये हो गया, दूसरा इसके बराबर। अब इन दोनों इक्वेशन से अपन ने ए और बी का मान निकाल लिया, ए का मान है 3 और बी का वैल्यू है -1। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 रखी और बी की वैल्यू -1 रखी, तो ये अपने पास इस साइड वाला क्या आ गया 1, -8, 5। तो जो के की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, -8 होनी। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, कोई इसमें जोर नहीं आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग रो, ये रो दे रखी है अपने को, ये अपने को पूछा कि इसकी डायमेंशन कितनी होगी। डायमेंशन देने के लिए सबसे पहला इसका क्या काम होता है, सबसे बढ़िया है इक्विलिब्रियम फॉर्म निकाल लो। इक्विलिब्रियम फॉर्म ये वाली मैट्रिक्स मैंने निकाल ली। अब मैंने इसका इक्विलिब्रियम फॉर्म निकाली, इक्विलिब्रियम फॉर्म निकाली तो देखो ये सारी इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गई, यानी पहली रो है उसको मैंने दूसरी में से घटा दिया, तीसरी में से घटा दिया, चौथी में से, पाँचवीं छठी सारी में से घटा दिया, तो ये आ गया मेरे पास में। अब देखो मैं यहाँ से एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये वाली रो है, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है। तो देखो 0 0 0, -1 0 -1, 1 0 1, -1 0 और -1 -1, 1 0 और 1 1, और यहाँ पे 0 और 0 0, यानी इस वाली रो को अपन लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में, दूसरी और चौथी के, तो ये वाली तो रो हट जाएगी। ऐसे ही अपने पास में ये अपने पास में ये रो है तीसरी और चौथी, तीसरी और चौथी का सम किसके बराबर है, लास्ट के, तो ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो इनको भी हटा दो, इनको भी हटा दो, तो बच गए कितने, 1 2 3 4, 4 वेक्टर बच गए। तो चारों वेक्टर के, अब देखो इनमें से कोई लाइन हट नहीं रही। अब जब इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखा तो नॉन जीरो रो कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो इसकी जो डायमेंशन कितनी हो जाएगी 4। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंसिडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने को दे रखा है, विच इज फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी रैंक निकालनी है और इसकी नलिटी। तो रैंक और नलिटी कैसे निकालते हैं वो देखो भाई, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नलिटी किसके बराबर होते हैं, कर्नल। कर्नल क्या होता है कि वो सारी जो, अब इस पर अप्लाई कर दिया मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये किसके बराबर आ गया, ये कर्नल क्या होता है, 0 0 से जुड़ने वाले। अब ये 0 0 से जुड़ने का मतलब क्या है कि एक्स और वाई है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो जेड से, और जेड और यू की वैल्यू कुछ भी हो, ये तो हमेशा 0 ही आएगा वैल्यू, इसका मतलब जेड और यू तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक्स वाई को 0 होना पड़ेगा, कब, जब ये कर्नल से बिलोंग करेंगे, क्योंकि अब इस पर अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 0 0। तो यानी अब इसकी कर्नल की अपन क्या निकालनी है, कर्नल की डायमेंशन निकालनी है। तो डायमेंशन निकालने के लिए अपन इसको दो एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं भाई, 0 0 एक्स, ये मान लीजिए जेड यू, इसको अपन किससे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं जेड इंटू 0 0 0 1 0 प्लस यू 0 0 1। अब देखो इनसे सारे एलिमेंट जनरेट हो गए इन दो से, यानी इन दो
एलिमेंट से सारे कर्नल को जनरेट किया जा सकता है। तो इसकी नलिटी कितनी हो गई? 2। अब ऐसे इसकी रैंक निकालनी है, तो रैंक निकालनी है तो देखो रैंक अपने पास में इसका जो इमेज है वो क्या है? एक्स वाई कोमा जीरो कोमा जीरो। इमेज क्या है अपनी? एक्स वाई कोमा जीरो कोमा जीरो। अब एक्स इसको अपन किससे जनरेट कर सकते हैं? 1 कोमा जीरो भाई एक्स वाई जीरो जीरो। इसको किससे लिख सकते हैं अपन? एक्स इंटू 1 कोमा जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो प्लस वाई जीरो कोमा 1 कोमा जीरो कोमा जीरो, इनसे लिख सकते हैं। यानी जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 3 और 4 है, तो एक्स को ले लेंगे 3 और वाई को ले लेंगे 4। तो इन दो से इन सारे अपने पास में इस पूरे रेंज स्पेस को जनरेट किया जा सकता है। तो रेंज स्पेस की डायमेंशन भी कितनी हो गई? 2। तो अपने पास में रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी कितनी आ गई? 2। और दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? अपने पास में यू के बराबर होना चाहिए। तो यू अपने पास में R4 से है, तो R4 की डायमेंशन 4 ही होती है, तो दोनों का योग 4 ही आएगा। अब ये कह रहा है 3 3 तो वैसे ही कैंसिल हो गया था यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। टी आर क्यूब से इस प्रकार परिभाषित है कि इसका ये है, तो इसकी डायमेंशन बतानी है। तो वही अभी क्वेश्चन किया, सेम टू सेम क्वेश्चन करना है कि नलिटी के लिए ये अपने पास में 0 0 से होना चाहिए। ये 0 से तब होगा कि पहला एलिमेंट 0 के बराबर होने के मतलब x1 बराबर होना चाहिए x2 के। तो x1 बराबर तो x2 के होना चाहिए। अब x3 कुछ भी हो सकता है, तो x1 और x2 तो बराबर हो गए, x3 कुछ भी हो सकता है। अब इसको जनरेट करने के लिए अपन इसको लिख सकते हैं x1 x1 x3। इसको जनरेट करना है तो अपन इसको लिख सकते हैं x1 इंटू 1 1 0 प्लस x3 0 0 1। यानी ये दो वेक्टर है, इस पूरे को जनरेट कर देंगे तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? 2। अब नलिटी की 2 हो गई, तो अपन रेंज स्पेस की RT की तो वैसे भी निकाल सकते हैं। RT कितनी हो जाएगी भाई? ये किस पे? R3 पे डिफाइन है, यानी 3 डायमेंशन 3 माइनस 2 इसके बराबर हो गया 1 के। तो इसकी RT की कितनी हो गई? 1। तो इसमें ये दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये रेंज नलिटी थ्योरम से अपन ये डायरेक्ट भी बता सकते हैं रेंज का। यदि आप नलिटी का निकाल लिया तो रेंज स्पेस का तो आप रेंज नलिटी थ्योरम से भी बता सकते हो। और वैसे यदि कैलकुलेशन करना चाहो तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये इसकी रेंज है भाई, ये इसकी रेंज है, यानी कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर है, और ये किसके बराबर है? 0 के। तो ए बाहर ले लिया तो ये सिर्फ 1 1 0 से ही जनरेट हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी? 1। तो बहुत इजी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। और ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन है सारे सारे। एक अवयव है P का आइगन मान 1 तथा 6 के संगत आइगन सदिश क्रमशः ये होंगे, तो अवयव है P होगा। तो देखिए ये अपने पास में है, पहले तो आइगन मान 6 है, यानी इसकी ट्रेस का योग कितना होना चाहिए? 7। तो इसकी ट्रेस का योग कितना है? 3, तो ये ऑप्शन कैंसिल। इसकी ट्रेस का योग 7 है, इसका भी 7 है, इसका कितना है? 5, तो ये भी कैंसिल। अब है 1 और 6 का यानी गुणा कितना है? 6, तो डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए? 6। तो 5 को 2 से गुणा करो, 10 माइनस 4 कितना आ रहा है? 6। इसको 5 को 2 से गुणा करो, यानी 10 और माइनस 4 और बाहर माइनस, तो ये इसका आ रहा है 14। तो देखो अपने को आइगन वेक्टर में जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यू से ये ऑप्शन हो गया दूसरा। ट्रेस का योग है वो तो अपने पास में किसके बराबर होना चाहिए? ट्रेस के बराबर, और गुणा है वो किसके बराबर होना चाहिए? डिटर्मिनेंट के। ऑप्शन दूसरा हो गया, सीधा ऑप्शन से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब देखिए एक सदिश समष्टि R3 में ये अपने पास में रैखिकता परतंत्र है। अब कुछ क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखे हैं भाई, जिससे हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा समझ में आ जाए। रैखिकता परतंत्र का मतलब है LD, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, सदिश समष्टि का मतलब वेक्टर स्पेस। तो ये अपने को बताना है, ठीक है, कि ये जो 3 वेक्टर हैं अपने पास में ये कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट है तो इन वेक्टर को अपन इसके रूप में लिखेंगे, और ये किसके बराबर आ गया? 0। ठीक है, अब लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है P Q और R की वैल्यू कैसी आएगी? इनमें से कम एक नॉन जीरो आएगा। तो अब देखो मेरे ऑप्शन में, इस ऑप्शन में 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इनमें दोनों में 2 नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ? 2 ले लेता हूँ। ए बराबर 2 ले लिया मैंने। और ये लीनियरली क्या है? डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट है मतलब मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो कैसा आना चाहिए? नॉन जीरो आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो जो लीनियरली डिपेंडेंट होगा तब तो कैसा आना चाहिए? 0। और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तब कैसा आना चाहिए? नॉन जीरो। तो देखो इसका डिटरमिनेंट मैंने चेक किया, ए की वैल्यू 2 लेके, तो ये कैसा आ गया? नॉन जीरो। तो ये कैसा हो गई? LI सेट हो गई, जबकि ये कैसा कह रहा है? LD। तो 2 वाले ऑप्शन सारे कैंसिल हो गए। अब मैंने इन दोनों ऑप्शन में देखा कि देखो इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ? मैं ए बराबर 1 ले लेता हूँ या ए बराबर 0 पे चेक करता हूँ। ए बराबर 1 लिया, ए बराबर 1 पे मैंने डिटरमिनेंट निकाला तो नॉन जीरो आ गया, यानी ये कैसा आ गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया, जबकि ये कैसे है? डिपेंडेंट। तो अपने पास में ऑप्शन तीसरा भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन बचा, पहला कैंसिल हो गया, बचा कौन सा? तीसरा। तो ऑप्शन से आप एकदम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 क्रॉस 3 का है तो डिटरमिनेंट से जाइए सीधा कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ए का जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। डिटरमिनेंट 0 है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। बस सीधा सा काम। और इनके अलावा है तो इक्विवेलेंट फॉर्म में जाइए।
ऑप्शन से क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजी होंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे आप 3 इक्वेशन बनाओगे, उन 3 इक्वेशन को सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब ये है कि अपने पास में ए बराबर ये है तो ए इनवर्स निकालिए। तो आपको पता ही है कोई भी मैट्रिक्स है वो अपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई। तो इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने लिख लिया, ये आ गया। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को मैंने किससे गुणा कर दिया, ए इनवर्स से गुणा कर दिया। तो ए स्क्वायर को ए इनवर्स से गुणा किया, ए क्यूब को किया तो ए स्क्वायर, ये सारा आ गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी तो बाकी सारा वो दूसरी साइड में ले गया, तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो ये कई क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सदिश को एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है। भाई अल्फा को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो ये कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी। तो वही देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ऑप्शन से यहाँ से वैल्यू उठा के आप चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन से वैल्यू आप देखो, पहले ऑप्शन में वैल्यू है 3 2 1, तो यहाँ पे रखोगे आप 3 2 1। तो देखो 3 दूनी 6 माइनस का 2 तो कितना हो गया 4। तो पहला वैल्यू तो 0 आनी चाहिए, इसके हिसाब से 4 आ रही है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऐसे ही मैं दूसरे के कोफिशिएंट ले लूँगा तो भी मेरे पास सेटिस्फाई नहीं होगा, तीसरे का भी लूँगा सेटिस्फाई, चौथे का लूँगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप ABC की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए कि इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बहुत सिंपल है। अब फर्स्ट ग्रेड में चलते हैं अपन। फर्स्ट ग्रेड की आई हुई क्वेश्चन, रैखिक रूपांतरण यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में T23 की वैल्यू कितनी है 12 15 और T10 की वैल्यू कितनी है 0,0। तो T किस तरीके से परिभाषित होगा, तो वही ऑप्शन से अपन वैल्यू उठा के देखते हैं कि x1 की जगह 2 3 रखिए। यहाँ पे 2 3 रखोगे तो ये 12 15 के बराबर नहीं आ रहा, यहाँ पे 2 3 रखोगे तो ये 12 15 के बराबर आ रहा है। देखो 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है 3, 4 3 12 और 5 इंटू x2 का मतलब 5 3 15, ये आ रहा है। ऐसे ही 1,0 रखोगे यहाँ पे 1,0, तो ये 4 इंटू x2 यानी 4,0 0, 5 को 0 से गुणा करोगे 0, तो ये 0,0 यानी दोनों बराबर आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। तो सीधे क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है। अभी आ रहा है कि ए की n क्रॉस n का अपने पास में कोई भी क्या है मैट्रिक्स है, और ए की कोटि है वो n-1 से क्या है छोटी है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स की 0। रिजल्ट लिखाया था कि n के बराबर हो तो इसकी होती है एडजॉइंट मैट्रिक्स की, और n-1 हो तो ये n के बराबर होती है, ये 1 के बराबर होती है, और यदि n-2 या n-2 से छोटी है तो किसके बराबर होती है 0 पे। n-1 से छोटी का मतलब क्या होगा n-2, तो ये किसके बराबर हो गई 0 पे। सीधा डायरेक्ट रिजल्ट था। ये पूछा है कि ये सेट अपने पास लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो वही मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट कैसा आ गया 0 0 आ गया, तो लीनियरली डिपेंडेंट। नॉन जीरो आता तो अपने पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो डिटर्मिनेंट निकाल लिया सीधा ही। अब ये अपने पास में है कि कोई संख्या परिमेय संख्याओं का क्षेत्र है, तो अपने पास में तब XYZ होगा परिमेय क्षेत्र। तो देखो V3R का उपसमष्टि है, V3R का उपसमष्टि है नहीं, सदैव आधार होगा, कोई मतलब नहीं है इसका। R पर सदिश समष्टि होगा नहीं भाई, कोई भी R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और XYZ परिमेय संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्याओं है Q और Q से R पे, तो उपसमष्टि कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, तो गलत हो गया। आधार भी नहीं हो सकता। आधार XYZ का आधार परिमेय संख्या है, मान लो अगर लेते हैं R Q3 अपन लेते हैं तो उसकी डायमेंशन तो 3 होगी। R पर सदिश समष्टि है, R पर सदिश समष्टि कह ही नहीं सकती, Q R पे सदिश समष्टि कभी नहीं हो सकती, वो फील्ड पे, तो इनमें से कौन सा आ गया, कोई। अब अपने पास में आता है कि ये रैखिक रूपांतरण है, ये अपने पास में दे रखा है अपने को, तब अपने पास में इसको वैल्यू पूछी, यानी V1 वेक्टर ये है, V2 ये है, V3 ये है, तो FV1 की वैल्यू कितनी है, ये कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है अपने को, और F1 की वैल्यू कितनी है ये, FV2 की वैल्यू ये, FV3 की वैल्यू ये। FV1 का मतलब ये है कि ये वाले जो सदिश पे यदि अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इस वाले वेक्टर पे करेंगे तो ये आएगा, इस पे ये आएगा, तो अपने को वैल्यू पूछी है इसमें ये, तब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले अपन इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे, इनके इन वेक्टर के, क्योंकि R3 है तो कोई भी वेक्टर है वो इन बेसिस के डायमेंशन, भाई ये क्या दे रखा है आधार, आधार का मतलब क्या होता है, इसका बेसिस है, इसका बेस है, ये बेस है, इसका मतलब बाकी किसी भी अगर इसका एलिमेंट है अपने पास में उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, तो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। तो यहाँ से अब ABC की वैल्यू निकाल ली, तो A की वैल्यू आ गई 5, C की वैल्यू 5, B की वैल्यू -8, तो यानी ये किसके बराबर आ गया 5V1 -8 और 5V3। अब इस पर मैंने क्या कर दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, तो आपको पता है 5 और ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाते हैं और ये इसके बराबर होता ही है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। अब FV1 की वैल्यू ये है, FV2 की ये है, FV3 की ये है। अब कैलकुलेशन करी तो 9,23 उत्तर आ गया। इसकी थोड़ी सी क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन था इसमें कुछ नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी थी किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत ईजी। यदि V एक n विमा का सदिश समष्टि है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। V है वो n डायमेंशन का क्या है, वेक्टर स्पेस है,
तो n+1 है वो प्रत्येक क्या होगी, रैखिकता स्वतंत्र, यानी लीनियरली कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। n+1, ये बात तो गलत है या सही है भाई? v के n+1 इसका डायमेंशन है, वो कैसे होंगे, रैखिकता स्वतंत्र, हो ही नहीं सकते, क्योंकि यदि डायमेंशन n है तो n+1 है वो कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे हमेशा। तो ये ऑप्शन तो क्या है, गलत है। v के n-1 सदिश की कोई भी सूची v को विस्तारित नहीं कर सकती है। ये तो बात कर सकती है भाई, क्यों नहीं कर सकती भाई? कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है n-1 तो उनको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस में, एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ाया था। n-1 रैखिकता स्वतंत्र सदिशों का कोई भी समुच्चय v का आधार है, कभी नहीं हो सकता। जब उसकी बेसिस डायमेंशन कितनी है, n है, तो n सेट ही चाहिए होंगे अपने को लीनियरली इंडिपेंडेंट जो उसके बेसिस, तो ये ऑप्शन गलत है। यदि n सदिशों का कोई भी समुच्चय जो v को विस्तारित करता है एक आधारित है, बिल्कुल। यदि उसकी डायमेंशन n है तो कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट अपन लेंगे n, वो उसके क्या हो जाएंगे, आधार हो जाएंगे, ये बात सकते हैं। n+1 है सदिश, वो कैसे होंगे, ये भी बात, ये क्वेश्चन भी इसमें क्या है, ऑप्शन गलत है। ये लीनियरली कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होते हैं, तो ये बात तो क्या है, सत्य, लीनियरली स्वतंत्र नहीं होंगे, ये लीनियरली कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे, यानी स्वतंत्र होंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब ये आता है अपने पास में कि संबंधित, ये अपने पास v दे रखा है, v तो सदिश निर्देशांक सदिश है। निर्देशांक सदिश का मतलब ये है कि इसके ये कोफिशिएंट निकाल लें, यानी यदि अपन इसको, इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी, a, b, c की। तो आप ये ऑप्शन से चेक कर सकते हो, a की वैल्यू -5, 2, 3 ये रखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी ऑप्शन की वैल्यू रखोगे आप तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो उसका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। आइगन मानों का योग बराबर है, आइगन मानों का योग किसके बराबर होता है, ट्रेस के बराबर। इसकी ट्रेस कितनी है, -1 को 2 में 1 में जोड़ोगे, 0 में जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, -1। तो आइगन वैल्यू का योग कितनी हो गई, -1 के बराबर। ये लास्ट ईयर अपने पास में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये आया है, यदि एस और टी क्या है, किसी भी वी एफ की क्या है, उपसमष्टि है, यानी सब स्पेस है किसके, वी एफ के, तो कौन सा संबंध सही नहीं है। तो देखो एल और एल टी अभी बताया था, यदि एस इसका सबसेट है तो ये भी बताया था, एस यूनियन टी है वो उसके बराबर होता है, ये बात सत्य है। और यदि एस और टी उपसमष्टि है तो ये बात भी क्या है, सत्य है। तो चारों ऑप्शन इसमें सत्य हो गए, इस वजह से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, डिलीट। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, रैंक नलिटी थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट था कि रेंज आर टी प्लस नलिटी ऑफ टी है वो किसके बराबर होता है, डायमेंशन वी के बराबर होता है। ये रैंक नलिटी थ्योरम आपको बताई थी, ये सीधा सीधा ऑप्शन में था। दूसरा अपने पास में ये दे रखा है कि रैखिक रूपांतरण टी ये दे रखा है, तो कर्नल टी किसके बराबर होगा, तो ये रैखिक रूपांतरण है टी का, R3 में जा रहा है। देखो R स्क्वायर का मतलब 0,0 और R3 का मतलब 0,0,0 तीन आएंगे, R3 में जा रहा है, इसका मतलब कर्नल है वो किससे जुड़ेगा, अपने पास में R3 से जुड़ेगा। तो जो इसका कर्नल है वो क्या होगा, 0,0 के बराबर होना चाहिए। तो ये तीनों वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, तो b बराबर भी 0 होना चाहिए, और a प्लस बी और a माइनस बी 0 के बराबर होगा यदि a बराबर 0। तो इसके कर्नल में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे a, b आएंगे जिनके लिए a 0 हो, b, यानी कर्नल में सिर्फ और सिर्फ 0,0 एलिमेंट ही आएगा। तो ये सारा अपने पास में पिछले साल का क्वेश्चन है। ये आया था कि कोई भी अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, उसका आइगन वैल्यू अपने पास में 7 है, तो उसका सारणिक मान भी 7 है, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो भी कितना है, 7। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, तो एडजॉइंट आइगन वैल्यू कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमडा बराबर कितना हो गया, 1। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1। तो पिछले साल कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन, धन्यवाद।